वो मतलब एक माइंड मैप में बना के बता दीजिए। अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को ये तो पूरा सेशन लेना था, बट शुभांकर जी ने बोला जो लास्ट वीक का हाँ सेशन नहीं, था उसे अभी कंटिन्यू नहीं तो कर। भले उसको नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, ताकि उसमें फ्रॉम ए टू जेड हाँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग अ टीम एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू टू जस्ट डूइंग अ सेलिंग इंडिविजुअली, तो हाँ दोनों का एक अलग इंटीग्रेशन पूरा मैप बन जाएगा। बस वो चेकलिस्ट रहेगी सर हमारे पास हमेशा। दिस इज द ट्रेनिंग, नाउ वी वांट टू मे बी री हाँ। अटेंड। और आप में से किसी ने अपना सिस्टम को ऑडिट कराना है, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने शुभांकर जी ने अपना फेसबुक को ऑडिट कराया था और फेसबुक में ऑडियंस वगैरह बनाई थी। आप में से किसी ने अगर ऐसा कुछ कराना है या तो भी आप करिए, क्योंकि एक आदमी कराता है बहुत लोगों को हेल्प मिलती है। आपके कोई सिस्टम के अंदर में इंटीग्रेशन छूट रहा है या व्हाट्सएप का ऑटोमेशन छूट रहा है, वो भी मैं लाइव कर देंगे, ताकि एक की ट्रेनिंग, एक का ऑडिट बाकी लोगों की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो ये भी अभी किसी को चाहिए तो मुझे बता देना। थैंक यू सर। ठीक है ना? ओके। नाउ अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन था, जो लास्ट वीक में था। अब मैं आपको जो आज का बताऊंगा वो ब्लूप्रिंट रहेगा। अभी हम मैं सेल्स का नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि टीम मेकिंग का जो होता है हमारे पास में, वो ब्लूप्रिंट को हम लोग शेयर करेंगे। जो पिछली बार था वो तो फेल था हमारा। नहीं एंड सर, वो ब्लूप्रिंट था फॉर वन ईयर। वन सीआर का, अब मैं वन सीआर का टीम वाला बताने वाला हूँ आज, वन सीआर का सेल्स वाला नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है ना? टीम वाला पूरा करते हैं, क्योंकि टीम का इंटीग्रेशन मैंने आपको भी बताया। लेट मी चेक की रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके। नाउ यहां पर आ जाते हैं हम लोग। इसमें इसमें आता है टीम मेकिंग ब्लूप्रिंट। अब इसी को हम कैसे लेते हैं, 1 करोड़ के लिए टीम का हमें क्या बनाना चाहिए, 1 करोड़ की टीम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर में मेरे पास कोई एरर आने वाला है ही नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपके पास में क्या होना चाहिए, फर्स्ट। देखिए, मैं पहले भी आपको 2-3 बार बता चुका हूं। क्या आपके पास, मेरा आपसे सवाल ये है कि कितनी टीम आप होल्ड कर सकते हैं, नंबर ऑफ टीम यू कैन होल्ड। जो प्रिकॉशंस है, मैं सबसे पहले प्रिकॉशंस पे आ जाता हूं कि इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। दिस इज प्रिकॉशंस। ठीक है जी? प्रिकॉशंस में आता है कि कितने नंबर ऑफ टीम आप हैंडल कर सकते हैं। आप होल्ड, हैंडल नहीं, हैंडल तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। होल्ड का मतलब होता है कौन कहां कैसे मैनेज कर रहा है, ये सारी चीजें आपको मैनेज होनी चाहिए। दूसरा, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपकी नंबर, आपकी जो टीम है, टीम मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम, यानी कि टीम विल नॉट जंप यू। मैं पहले प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको। इसके बाद में थर्ड होता है आपका अवॉइड इंटरनल पॉलिटिक्स अगेंस्ट यू। ठीक है जी? और उसके बाद में होता है हमारे पास में नंबर 4। ओके। ये मेजरली ही 3 पॉइंट होते हैं। मैं 3 और भी होते हैं, जैसे आपकी टीम आपको क्विट करना या छोड़ जाना, ये उसी में आ जाएगा कि हमारा इंटरनल पॉलिसी होगा, टीम विल नॉट जंप यू, जंप होके कहीं ना जाए आपके पास में। और इसके अंदर में होता है फॉर टीम नॉट। देखिए, ये सबसे पहले इसके प्रिकॉशंस होते हैं। अगर हम आप टीम बनाएंगे तो आपको इन 4 प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि इन 4 प्रिकॉशंस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज आती है। दूसरा आता है कि अब आपने क्या करना है, व्हाट टू डू। मतलब कि अगर मैं इसमें बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, पॉइंट नंबर 2, मैंडेटरी, मतलब कि जो मैंडेटरी पॉइंट्स होते हैं। मैंडेटरी पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 होता है हमारे पास में, वो होता है कॉन्टिन्यूअस मेकिंग ऑफ टीम। कॉन्टिन्यूअस मेकिंग ऑफ टीम मतलब कि पहला पॉइंट आपको ये दिखना है कि आपकी टीम हमेशा मेंटेन रहे। दूसरा इसके अंदर में पॉइंट होता है आपके पास में
टीम, एंड उसके बाद आता है कंटिन्यूस मेकिंग ऑफ टीम आता है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ टीम आ जाता है, एंड मेकिंग सिस्टम और क्लियर। ठीक है जी। तो तीसरा पॉइंट आता है मेकिंग अ सिस्टम और क्लियर रोड। क्लियर मतलब कि उसको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसको ये करना है, ये चीज होती है। सिस्टम पे जब मैं बात बताऊंगा इसमें, ये सिस्टम क्या चीज होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है जी। तीसरा इसके अंदर में आता है आपका मैंडेटरी पॉइंट्स में कंटिन्यू मेकिंग ऑफ टीम्स होता है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ टीम होता है, मेकिंग सिस्टम, क्लियर रोड्स आ जाती है। अच्छा, जो पॉइंट मैं मैंडेटरी में यहाँ बताऊंगा ना, इसके अंदर में मैं बिल्डर की बात या बिल्डर से कैसे सेटिंग होती है वो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रिकॉशंस में ये आ जाता है, मैंडेटरी पॉइंट्स में ये आ जाता है कि ये दोनों चीजें आपके पास में। प्रिकॉशन मतलब कि ऐसा हम क्या करें कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपका जो बिजनेस स्किल होता है, कौन कौन गाइस एग्री करता है ये जो 2 पॉइंट्स बताए इसके ये सब पॉइंट्स है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी भी टीम को बनाने के लिए। टाइप इन द कमेंट बॉक्स एम आई बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी आप कोई टीम बनाते हो। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि इसके अंदर में जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक एक करके चलता हूं, इसमें नंबर ऑफ टीम कैन यू होल्ड। अब यहां पर के लिए आपको होल्ड करने के लिए जो पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट नंबर वन आता है कि आपकी टीम आपको क्यों होल्ड करेगी। भाई आप कितनी नंबर ऑफ टीम को होल्ड कर सकते हो। तो देखिए आप कितनी भी, आप 5 से ज्यादा टीम को इंडिविजुअली होल्ड नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपका होता है यू हैव टू क्रिएट सिस्टम। ठीक है जी। पहले आपको सिस्टम क्रिएट करना है और दूसरा आपको नंबर होल्ड करने हैं। अरे ये क्या हुआ। तो दो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट होती है। पहला है यू हैव, वो सिस्टम क्या होगा मैं बताऊंगा। यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम। और सेकंड नंबर पे आता है आपका यू हैव टू क्रिएट हायरार्की। हे भगवान, पूरी उम्मीद थी। ठीक है जी। यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम एंड यू हैव टू क्रिएट अ हायरार्की। हायरार्की की आपको ये दो चीजों को क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको नंबर होल्ड करना है। टीम विल नॉट जंप यू। सो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दो चीज आपको काम करती है। इधर करता है, देखिए कौन सी चीज आपको जंप नहीं करती है, कौन सी चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जंप ना करे आपको। पहला, हायर कमीशन देन बिल्डर। ठीक है जी। वो सेकंड, पावरफुल ट्रेनिंग। थर्ड, स्ट्रक्चर। ठीक है जी। आपके पास में कोई भी टीम आपको जंप ना करे उसके लिए या तो आपके पास में हायर कमीशन होना चाहिए कि बिल्डर्स के, अगर वो बिल्डर के पास डायरेक्ट जाता भी है, मान के चलो आपका स्लैब है 4% का और बिल्डर 2 देता है और आपने अपनी टीम को 3 दे रखा है, तो अगर कोई डायरेक्ट जाता भी है तो उसे वहां से 2 मिलता है तो वापस लौट आएगा। पहला रीजन। दूसरा तरीका होता है, अगर आपके पास में स्लैब हाई नहीं है, अगर वो बिल्डर पे जाता है तो उसको मिलता है, उसको भी 4 मिलता है, तो आपके पास में होनी चाहिए बहुत पावरफुल ट्रेनिंग। अगर आपकी ट्रेनिंग बहुत पावरफुल है, मैं अगेन आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, फिर से मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपको इतनी पावरफुल ट्रेनिंग मिलती है, इतनी पावरफुल ट्रेनिंग मिलती है कि आप बहुत ज्यादा ग्रो करते हो, तो ऐसी जगह पर क्या आप कुछ परसेंटेज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस और नो। अगर आपको लगता है कि मैंने यहां रुका था, यहां मेरी ट्रेनिंग की बदौलत मेरी ग्रोथ हो रही है, तो आप बताइएगा। यस, एक्चुअली मैक्सिमम लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग तब भी नहीं रुकेंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा,
कुछ लोगों को आप अपनी आत्मा भी निकाल के रख दोगे तब भी नहीं रुकेंगे, तो उसकी परवाह मत करिएगा, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे आप अपनी साइड, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है आपका, मान के चलिए आप देते हैं उनको अपना ऑफिस, ऑफिस, ठीक है जी, ऑफिस दे देते हैं, आप उनको दे देते हैं कैबिन्स, कैबिन्स, आप उनको दे देते हैं थर्ड साइट विजिट कार, साइट विजिट के लिए कार ऑब्लिक कैब, ये आप ये दे देते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप उसको ऐसी कोई ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, आपका ऑफिस हो गया, कैबिन्स हो गया, ये सारी चीज होगी, अगर आप उसको ये ऑफर कर देते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपको एक और चीज रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल है ये, इन सम केसेस मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये हर बार के लिए अप्रूव नहीं है, इसको हम बोलते हैं लीड्स। ऑल्दो मैं इसमें प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कई ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको रोकना है लोगों को, तो आप लीड्स देके भी रोक सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर उन्हें लीड्स मिलती है, वहां पर उन्हें लीड्स नहीं मिलती है। लेकिन स्टार इसलिए लगाया कि लीड्स हर कंडीशन में नहीं दी जाती। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, लीड्स ओनली गिवन टू दोज who are very active, full time, full trained, है ना, फुल टाइम, फुल ट्रेन एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी। तो आप समझ सकते होंगे, इतना क्राइटेरिया पूरे करते करते तो बंदा कहेगा, कोई शायद ही 10 में से 100 में कोई एक बंदे को है जिसको आप लीड कर सकते हैं, ठीक है जी। फुल प्रूफ सिस्टम में क्या आता है? सिस्टम के अंदर में आ जाता है आपके पास में, फॉर एग्जांपल आपने पूरा एक सिस्टम ही बना रखा है। सिस्टम कैसे बना रखा है आपने कि एक एक सिस्टम को, जैसे आपके पास में आपके CRMs हो गया, उससे आपको हेल्प मिलती है। आपने अपना कोई RM रखा हुआ है, रीजनल मैनेजर है, आपने वो रखा हुआ है। आपके पास में आपने अपना पूरा कोई इस टाइप से समझते हैं कि CRMs हो गया, आपके पास RM हो गए, और आपका क्या कहेंगे हम उसको, पूरा लीड जनरेशन का टोटल प्रोसेस है, आपका लीड जनरेशन प्रोसेस हो गया, है ना। और साइट विजिट, वही सारे जो चीज आती है इसमें, आपने पूरा साइट विजिट कैसे होगी उसके लिए भी आपने बंदा रखा हुआ है। और आपने पास फुल प्रूफ साइट विजिट के लिए, क्लोजिंग के लिए भी आपने चेक पिक करने के लिए भी, क्लोजिंग के लिए भी आपके पास में पूरा का पूरा स्टाफ है आपके पास लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है जी। तो हमारे पास में अगर ये चीज होती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो हमारे पास में नहीं जाएगा। नाउ अवॉइड इंटरनल पॉलिटिक्स अगेंस्ट यू, इसका सिंपल सा एक होता है तरीका, इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसको बोला जाता है ऑनेस्टी, ठीक है जी। दूसरा होता है इसको क्लैरिटी, क्लैरिटी। तीसरा होता है आपका इंटीग्रिटी, मैं सब बताऊंगा आपको, इंटीग्रिटी। जब भी आपको लगे कि आपके ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है या इधर उधर बैड माउथिंग हो रही है, तो मान जाना इनमें से कोई चीज आपकी कमी चल रही है। एंड इसको बोला जाता है टू मच अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। टू मच एक्सप्लेनेशंस, ठीक है जी। तो अवॉइड, यहाँ आएगा नो अवेलेबिलिटी, नो, ठीक है जी। इसके अंदर में आता है, अगर आपको इंटरनल पॉलिटिक्स को अवॉइड करना है, तो आपके पास में ये पॉइंट, इसको एक एक करके RM मतलब रीजनल मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, जो आपके हैंडल करता है, इसको बोलते हैं मैनेजर, मैनेजर हु हैंडल्स द क्लाइंट,
ठीक है जी। सो आपके पास में ये होता है, और देन इसके अंदर में आता है अकाउंट्स। आपका अकाउंट मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए कि कभी कोई बात हो तो आपके अकाउंट्स के पास में सारा हिसाब किताब होना चाहिए हर चीज को लेके। ठीक है जी। अब इसमें आ जाता है टीम नॉट लेफ्ट यू, मतलब कि हमें प्रिकॉशन देने की, वो आपको ना छोड़ के जाए। तो ना छोड़ने का सिंपल सा एक अगेन भी सर क्या आप मतलब कि ये इनको क्लियर करेंगे, ऑनेस्टी, क्लैरिटी, इंटीग्रिटी? एक एक करूंगा मैं, बाद में, बाद में ना? हाँ अभी मैं करूंगा। ओके ओके, अभी मैं लिख रहा हूँ बस। ठीक है सर, ओके। ठीक है ना, अभी मैं लिख रहा हूँ कि क्या क्या चीजें नहीं है, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं एक एक करके, आपको ना एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं इस चीज का। राइट सर, राइट। ठीक है ना, ओके। सो टीम नॉट लेफ्ट यू, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वो पॉइंट आता है, दैट इज इंटरनल पॉलिसी अगेंस्ट यू। ओके, दैट एंड और they earn more than they can। ठीक है जी। सो आपकी जो टीम होती है, अगर उनको ये लगता है कि आपसे ज्यादा वो यहाँ बाहर अर्न नहीं कर पाएंगे, उन्हें लगता है कि आपकी सिस्टम या इसकी बदौलत हम लोग ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो वो ज्यादा रुकने के एक बिलीव आ जाता है लोगों को, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक है जी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉट जंप यू में भी ये कॉलम आता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी ट्रेनिंग्स अच्छी हैं, या आपका ये वाला था टीम नॉट जंप यू, अगर आपकी ट्रेनिंग्स अच्छी हैं, अगर आपका आपका सिस्टम अच्छा है, तो भी वो आपको लेफ्ट नहीं करता है एनवायरमेंट, और इफ दे अर्न मोर देन दे कैन। ठीक है जी। अब एक एक करके, अभी मैंने इसमें ये नहीं बताया, इसका ब्लूप्रिंट जो बनेगा वो नहीं बनाया हमने। अब जो पॉइंट आता है इसमें, वो आता है स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। थर्ड होता है स्ट्रक्चर। मतलब कि कितनी लीड्स, कितने लोग, कितना बिजनेस, कितनी विजिट, क्या निकलता है, वो स्ट्रक्चर होता है। उसमें कितना पैसा लगता है, कैसे मिलाया जाता है, क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है, वो स्ट्रक्चर में, वो सिस्टम में आएगा। अभी फिलहाल हम एक एक करके यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं नंबर ऑफ टीम कैन यू होल्ड। यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है, आपको सिस्टम में कहने का रीजन ये होता है कि इसके अंदर में आपको मैंने शायद बताया था, आप इसमें एक परसेंटेज हायरार्की सिस्टम बनाते हैं। देखिए, इसके लिए हमारे को थोड़ी सी जरूरत जो पड़ती है, वो पड़ती है इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा कमीशन आपके पास में हायर साइड पे होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी हायर साइड पे आपकी थोड़ा सा कमीशन आपके पास ठीक ठाक होना चाहिए। परसेंटेज हायरार्की का क्या मतलब है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। ये मैं एग्जांपल है, एग्जांपल मान के चलिए आपको मिलता है, अब ये बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है, 2% पे नहीं निकलेगा तो मैं 4 पे लेके चल रहा हूं। इसलिए या तो आप अपना जल्दी से स्लैब बढ़ा लीजिए, ऐसे बिल्डर के साथ काम करके जिसका स्लैब अच्छा है। यहां पर कुछ इस तरीके से आपको कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो या 2 पे ही चला लेता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी आपके पास में आता है, आप उसको बोलते हो, इसको मैं रेवेन्यू बेस कर देता हूं, आप परसेंटेज जोड़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, आपको मिलता है 100% कमीशन। 100% कमीशन ले लेते हैं, 100%। तो 100% का आप क्या कर सकते हो, आप कहते हो कि यार देखो, सुनो मेरी बात को, कोई भी आदमी कंपनी के साथ में जुड़ता है, अगर वो जो भी सेल आता है उसको उसका 60% मिल जाएगा, मतलब कि जो भी आएगा 60% कमीशन, सी फॉर कमीशन आ जाएगा, 60% कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद में जैसे ही वो ये बंदा अगर मान के चलो किसी इंट्रोड्यूस कर देता है कंपनी में, किसी को भी ये आदमी इंट्रोड्यूस करता है, या मैं ही इसको कोई बंदे दे देता हूँ, मान लो मेरे पास बहुत ज्यादा बंदे आ रहे हैं, तो मैं इसको दे देता हूँ, बट मुझे लगता है ये बहुत अच्छी टीम चला लेगा, इसको मैं बंदे दे देता हूं, तो जो भी वो बिजनेस करेगा उसका 60 इसको चला जाएगा, और 10% इसको मिल जाएगा, 10% उसके कमीशन का इसको चला जाएगा। और बाई चांस ये किसी को लेके आता है, तो जो इसको मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ हिज, मतलब 10% का इसको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने कोई बिजनेस लाया, तो 10% इस वाले बंदे को मिल जाएगा और 10% इसको मिल जाएगा, तो टोटल हमारे पास में कितना चला जाएगा, 60, 70, 80, और इसको आप 90 तक खींच सकते हैं, यानी एक हायरार्की और बना सकते हैं, वो आता है आपका 10%।
ठीक है जी। इससे क्या होता है कि आप बहुत बड़ी टीम को होल्ड कर पाओगे अगर आप ऐसा कोई सिस्टम बनाते हो। अगर आप एक डायरेक्ट सिस्टम बनाते हो उसके लिए भी आपके पास में सिस्टम होता है। ये तो हो जाता है परसेंटेज हायरार्की। दूसरा क्या होता है, इसको बोला जाता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है कि हर आपको क्या करना है, इन एवरी 10 एक्टिव एसोसिएट्स यू हैव वन मैनेजर। ठीक है जी। तो यही काम आप यहाँ कर सकते हैं कि कोई भी आपका एक्टिव, अगर आपके पास में 10 के आसपास में एक्टिव एसोसिएट्स आ जाते हैं तो उसके ऊपर में आपने एक मैनेजर रख देना है। जैसे आपकी टीम बनती गई 10 एक्टिव हो गए, एक मैनेजर रख दिया, फिर आपको लगता है फिर से 10 बन गए तो दूसरा आपने एम्प्लॉय रख दिया, या एक जैसे 10 हो गया आपने एक एम्प्लॉय को हायर करा और उसको बोला ये डेटाबेस है, इसको टीम बनाने का जिम्मा टीम 2 बनाएगा और टीम से बिजनेस 2 लेगा। तो उसका काम होगा कि 10 एक्टिव बिजनेस निकालना। मतलब एक्टिव का मतलब ये है कि जिन लोगों ने 10 एक बिजनेस दिया हो उसे हम एक्टिव का काउंट कहते हैं। ठीक है जी। इसकी भी कई परिभाषा होती है एक्टिव की, वो मैं बताऊंगा। एक बेसिक एक्टिव क्या होता है, फिर अनदर एक्टिव क्या होता है। जैसे मैं बाद में सिस्टम में बता दूंगा कि एक्टिव का परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे कई एक्टिव होते हैं, एक्टिव 1, एक्टिव 2, एक्टिव 3। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, चलो आपको, अगर मैं बता ही रहता हूँ। देखिए सबसे पहले इसके अंदर में होता है व्हाट इज द एक्टिव। एक्टिव की पहली परिभाषा क्या होती है, अगर आपने शुरू किया एक्टिव 1। एक्टिव 1 वो होता है जिसने ऑल फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड, मतलब पेपर वर्क आपके पास में उसने सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर दिया। मतलब जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, पेपर वर्क, आईडी बोर्डी, ये वो जो भी देना है वो उसने कंप्लीट कर दिया आपके हिसाब से, और जो भी अगर आप पैसे लेते हैं तो भी आपने दे दिया। एक्टिव 2 ऑल ट्रेनिंग्स। ठीक है जी। ऑल ट्रेनिंग कंप्लीटेड। ठीक है जी। ये होता है हमारा एक्टिव 2। एक्टिव 2 होता है हमारा कि जिसने पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली। थर्ड आएगा हमारा एक्टिव 3। एक्टिव 3 वो होता है जो आपके सामने नाउ ही इज रेगुलर। ठीक है जी। और एक्टिव 4 होता है इसमें, 4 इज जो did one sale, and now finally there is active 5 doing sale regularly। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास में, तो आपके पास में बेसिकली क्राइटेरिया, और इसके अंदर 2 होते हैं एक्टिव 5 में। इसमें होता है जो पर्सनली, मतलब जो सेल कर रहा है पर्सनली, और रेगुलरली तो सेल कर रहा है लेकिन बाय टीम। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे आपने जो टीम बनाई थी इसमें से भी ये सेल दे रहा है, तो ये इस तरीके से। ठीक है जी। तो हमारे पास में होता है एक्टिव डूइंग सेल रेगुलरली, पर्सनली, बाय टीम। ठीक है। नाउ हमारे पास में तो ये होती है एक्टिव की परिभाषा कि एम्प्लॉय आप हर 10 पे रख सकते हैं। तो एवरी 10 एक्टिव, अब ये आपको रखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर नई है तो आप ये टीम को एक्टिव मान सकते हैं कि मतलब कि यहाँ पर ये नाउ ही इज रेगुलर। तो जो रेगुलर आना शुरू हो जाए आप उसको इनिशियली कंसीडर कर सकते हो कि ये आदमी एक्टिव में है। जैसे ही आपकी टीम बढ़ने लग जाती है तो एक्टिव की परिभाषा आप चेंज कर दोगे और टीम को बता दोगे। कहते हैं भाई, जैसे एम्प्लॉय को बोलना होता है कि भाई अब पहले एक्टिव यहाँ होगा जिस दिन आप हायर करोगे, कहते हैं अभी एक्टिव यहाँ है फॉर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स आपकी एक्टिव की परिभाषा बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लोग रेगुलर बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो मैं आपके एक्टिव काउंट जो है, अगर आपका 10 से नीचे चला गया तो मैं काट दूंगा। तो ये आपके पास में 10 इसके पास एक्टिव बंदे होने चाहिए। तो आप ऐसे करके इनिशियली यहाँ से शुरू करके फिर एक्टिव की परिभाषा यहाँ, फिर जैसे जैसे आपके लोग एक्टिव होते जाए, एक्टिव में मतलब ये वाले एक्टिव होते हैं, ये वाले एक्टिव, जैसे जैसे यहाँ पर एक्टिव होते जाए वो बंदे आप हायर करते जाइएगा जो रेगुलर होते जा रहे हैं और उन्हें
आप एक एक बंदा ऊपर रख के दीजिएगा, कभी आपको अपनी जेब से सैलरी देनी नहीं पड़ेगी। मैं भी नीचे आऊंगा वो क्या चीज होती है, उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम लोग आ गए। अब बात करते हैं नीचे की तरफ में। ये गाइस यहाँ तक ओके चल रहा है, बहुत तेज तो नहीं चल रहा। मैं टाइप इन द कमेंट बॉक्स, गॉट इट, GI। सर सौरभ बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन था सर। हाँ ये परसेंटेज हायरार्की में लाइक एज यू हैव एक्सप्लेन्ड 60% एंड फॉर एग्जांपल आई हैव हायर्ड पर्सन ए, नाउ पर्सन ए के नीचे मैंने बी लगाया, बी का जो 60% आ रहा है वो बी को दे दिया 60% एंड 10% मैंने बी का ए को दे दिया, राइट? दैट्स व्हाट यू मीन। एंड बी के नीचे जब मेरे पास सी आ गया तो सी का 60% सी को चला गया, 10% बी को चला गया और उसका 10% ए को चला गया। हाँ बिल्कुल ऐसे। एंड डी का 60% डी को चला गया एंड 10% सी को, 10% बी को एंड 10% ए को। हाँ right? बिल्कुल ऐसे। इसको मैं उठा के ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ से हटेगा नहीं। यस, मान के चलिए आपने किसी को भी रखा डायरेक्टली, तो अगर डी ने कोई भी बिजनेस किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ मैं हायरार्की में। मैं ऐसे कर देता हूँ, चलिए इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब जिसने बिजनेस किया उसे 60 मिला, उसके ऊपर वाले को 10 मिला, उसके ऊपर वाले को 10 मिला, तो कितना हुआ? 60, 70, 80, 90 और आप तक आ गया 100। ठीक है ना? तो आप बेसिकली ये हायरार्की आप मेंटेन कर सकते हैं। इस हायरार्की में आप बहुत बड़ी टीम होल्ड कर पाओगे। ईदर और आपको यहाँ पर ऐसे करके, ये दूसरा तरीका है, ईदर और दोनों में से आप एक तरीका ले सकते हो। इसमें मेरे पास थोड़ी ना कुछ आएगा सर, बिकॉज 60 तो नहीं, 16 को गया आपको, यहाँ पे 10 आया, आपको यहाँ पे इससे 10 आया, लेकिन 10% टोटल का आया ना। मान लो 1 लाख रुपए में 10,000 रुपए आ गए, लेकिन यहाँ पर आपकी टीम भी तो बहुत बड़ी होगी ना, आपका वॉल्यूम भी तो बहुत ज्यादा होगा। ऐसा सिस्टम बनते बनते आपका वॉल्यूम क्रिएट होता है। देखो, एक तो वॉल्यूम होता है, सेम कहानी यहाँ पर आती है आपकी, और एक दूसरा होता है, दूसरे में होता है आप इनका दोनों सिस्टम होता है बोथ। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो इनका बोथ इंटीग्रेटेड कहता हूं, मैं इसे इंटीग्रेटेड। मैं तो ये दोनों चलाता हूँ, ये जब भी मैं चलाऊंगा मैं दोनों ही चलाता हूँ इसमें। मतलब मेरी हायरार्की भी होगी, प्लस इन हायरार्की के ऊपर मैं एक एम्प्लॉय भी रख देता हूँ। ठीक है ना? तो आप इंटीग्रेटेड भी चला सकते हो कि भाई ये भी सिस्टम रहा, ये भी सिस्टम चल रहा है आपका। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तो इसमें तो आपने सिर्फ डायरेक्ट किया, डायरेक्ट। मैं तो हायरार्की के ऊपर भी रख लेता हूँ बंदा, अगर आप चाहो तो वो भी रख लो। एक इंटीग्रेटेड को सिर्फ सैलरी में रखते हैं या उसके साथ में भी कुछ शेयर करते हैं? इस पे यहाँ पर नहीं, शेयर वाला तो यहाँ है, यहाँ तो सैलरी होती है, सिर्फ सैलरी। हाँ सिर्फ सैलरी। इंसेंटिव पे बचत ऐसी होती नहीं, आप उसको बोलोगे तो 10, 12, 25 सेल पे उसका इंसेंटिव निकल के आता है। इससे बढ़िया सेल्स ही बोल दो, बहुत बड़ी बात है। आप निकालना चाहो इंसेंटिव निकाल लो कि भाई इतनी सेल हो जाएगी, मिल जाएगा। अगर आपके पास में ऑप्शन है तो इंसेंटिव तो सेल में हमेशा रखना चाहिए। देखो सर, एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी के मोटिवेशन में लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं टिकता है। इंसेंटिव अगर उसको फ्लेक्सिबल लगे तो टिकता है। आप निकाल सकते हो, देखो डिपेंड करता है ना, 2% पे कहाँ का क्या निकालोगे, तो वो आपको चेक करना है। तो वो टिकट साइज के ऊपर मैटर करता है। हाँ, अगर आप वही, बिल्कुल ठीक बात है। अब वही 4% है, 5% है, तो आप काफी अच्छा निकाल दोगे इसके लिए। तो ये आपको ये देखना है, यहाँ पर आप अपना, आपको ये आपके विवेक के ऊपर है कि आपके पास सिस्टम कितना है इंसेंटिव्स हो। मतलब मैं तो हमेशा ही रखा है, लेकिन मैं इसलिए नहीं रख रहा कि मैं मान के चलो 2% है तो उसको सैलरी का ही दे दो, कुछ एक पर्क्स दे दो ऊपर से, तो काफी है। एनीवेज ये सिस्टम, ये सर, हाँ जी सर, सॉरी सर, एक क्वेश्चन है सर। इस सिनेरियो में अगर मान लीजिए ए और बी सेल अगर नहीं डाल रहे हैं, एग्जांपल जैसे मतलब ऐसा इंस्टेंस होता है, तो इन दैट केस इसी तरीके से फॉर्मूला चलता रहेगा? नहीं, मेरा फार्मूला कुछ और कहता है। आपके, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा था, पर बाई चांस आपने सवाल पूछ लिया सौरभ, मैं अवॉइड करना चाह रहा था, क्योंकि मैं इस पे एक पहले भी सेशन ले चुका हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि इनका क्राइटेरिया होता है कि अगर इनको बिजनेस लेना है ना, देयर इज अ बिजनेस प्लान। अगर आपको याद हो, मैंने शेयर किया था लेवल 3 में एक बार, जब भी एक बिजनेस प्लान बनता है। बिजनेस प्लान क्या कहता है, अगर इसको इसका 10% लेना है, ठीक है ना, तो इसका अपने पास में फॉर एग्जांपल है, या तो इसकी अपनी एक सेल होनी चाहिए, या इसकी और किसी टीम से सेल होनी चाहिए। याद है मैंने क्या प्लान शेयर किया था कुछ? अभी इसको सिंपल रखो आप, अभी ये चलाओ, मैं बढ़वा दूंगा, वो प्लान है मेरे पास, मेरे से ले लेना।
अभी आप इनिशियली सर आपने वो मई में लिया था, हाँ मैंने दिया था, मई मंथ में। मई मंथ में दिया था। आप इसको एज इट इज ही रखो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वो प्लान फिर आज का सेशन उसी प्लान पे डिस्कशन पे चला जाएगा। ये सिंपल रखते हैं, जो जिसको लाया उसे पहले ऐसा पैसे, चलते हैं, हाँ हाँ फिर बाद में जो जिसको लाया उसे पैसे भेज देना, खुशी रहेगा ठीक है। और मेहनत करेगा इनिशियली। तो अभी आप ऐसे रखो इसको, इतना टफ मत चलिए। बनाओ क्योंकि टफ हम तब बनाते हैं चीजों को जब जब हमारे पास वर्क फ्लो, लोग बहुत आ रहे होते हैं, राइट तब आपको क्वालिटी काटनी होती है ना, तब करते हैं। अभी हमें क्वालिटी नहीं काटनी, इसको ऐसे रखो। अगर ये 60 लाया इसको दे देना, तीनों को देना, घर पे जाके दे देना, फोन करके दे देना, भाई तेरा पैसा है। वो यकीन मानिए वो आपके लिए पागल हो जाएगा, यकीन मानिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो इसको भी हम ऐसे रहते हैं, प्लान में बता दूंगा जब आपका बहुत ज्यादा वर्क फ्लो आ जाएगा तब कैसे मैनेज करते हैं, उसका प्लान है मेरे पास में डिस्कस करने के लिए। ठीक है। ओके ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्लियर होता है, यू हैव टू क्रिएट अ हायरार्की। ये हायरार्की मैंने शायद यहाँ पर क्रिएट सिस्टम, ओह मैंने यहीं पर ले ली वाली हायरार्की, ठीक है ना। इसको यहीं से जोड़ देते हैं। तो हम इसको यहां जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है हम इधर ले लेते हैं कि इसमें हम हायरार्की क्रिएट कर लेते हैं। नाउ ये आता है इसके अंदर में हायर कमीशन देन बिल्डर, मतलब देन बिल्डर मतलब बिल्डर से ज्यादा कैसे दोगे, बिल्डर से जो डायरेक्ट आपको दे रहा है उससे ज्यादा कमीशन आपको देना पड़ेगा। इसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला तो ये है कि आप अपना स्लैब बढ़ा सकते हैं सेल्स करके, मेक हायर स्लैब। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है हायर स्लैब, क्योंकि अगर आपने किसी बिल्डर का एक बार हायर स्लैब पकड़ लिया उसके बाद आप अपनी टीम को बहुत तेजी से बना सकते हो। मतलब अगर आपने मान के चलो आपको 2 मिलता है और आपने उसका स्लैब 3% ले लिया तो आप मतलब अमेजिंग। या इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप लोगों को टीम को बोल देते हैं, ज्वाइन करते के साथ ही बोल देते हैं बॉस हम सब मिलके सेल करेंगे, हम इंडिपेंडेंटली करेंगे। तो अनाउंस इन टीम होता है, अनाउंस इन टीम that together we can achieve हायर स्लैब। तो हम लोग हायर स्लैब अचीव करेंगे और सब में बराबर बटेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सब मेरी टीम हो तो मैं ये बोलूंगा बॉयज देखो मेरे पास 2% है, बट हम लोग मिलके अगर एक सेल करेंगे तो हमारा स्लैब बढ़ जाएगा सभी का। अगर आप इंडिपेंडेंटली करोगे तो 10 सेल आप नहीं कर पाओगे। ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि आप किस तरीके से उसे रिटेन करते हो, किस तरीके से उसको रोकते हो। देखो भाई तुम वहां जाओगे 2% है, जब तक तुम 10 सेल करोगे खत्म हो जाएगा, परसेंटेज नहीं मिलेगा। हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम मिलके काम करेंगे तो मिलकर काम करने पे हमें फायदा ये है कि ये स्लैब को हम जल्दी से पकड़ लेंगे। तो जो तुम 2% लेना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम डायरेक्ट वहां जाते हो 2% मिलता है तो हम ये स्लैब पकड़ लेंगे। तो जैसे हम स्लैब पकड़ लेंगे मैं सब तक का 2.5% कर दूंगा। ये अनाउंसमेंट करते तो लोगों को बिलीव हो जाता है यार इतनी टीम मिलकर करेगी तो हमारा हो ही जाएगा। और आपका टास्क इसमें थोड़ा बढ़ ये जाता है कि आपको वो स्लैब को फिर पकड़ना पड़ता है। अदरवाइज जिसने सेल करी और जिसने नहीं करी है, जिसने सेल करी और वो स्लैब नहीं पकड़ा तो वो छोड़ के चले जाने के चांसेस उसके ऑलमोस्ट 90% हो जाएंगे। ठीक है जी। नाउ इसके बाद आता है, तो ये आपको ये 2 काम करने होते हैं, हायर कमीशंस या तो बिल्डर से ले ही आओ पहले लेवल पे, और ये भी एक तरीका होता है। तीसरा तरीका ये होता है, इसको बोलते हैं स्नैच हायर स्लैब। सर एक क्वेश्चन था कि वो बिल्डर से कैसे ले सकते हैं हम हायर स्लैब? यार आप उसको अपनी टीम दिखा सकते हो, आप अपनी पूरी टीम लेके जा सकते हो उसके पास, आप अपना वीडियो दिखा सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि सर मैं कल 50 विजिट करा रहा हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे किसी बिल्डर से हायर स्लैब लेना होता है तो मैं बोलता हूँ, वो मुझे छूटते के साथ ही बोलता है भैया अगर आपको हायर स्लैब लेना है तो भैया इतनी सेल करनी पड़ेगी। मैंने देखो सर पहले दिन में मैं लूंगा नहीं क्योंकि मेरी बहुत बड़ी टीम है, और अगर आपने मुझे हायर स्लैब दिया नहीं मैं उन्हें बांटूंगा कैसे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने मुझे कम दिया और मैंने कम से शुरू किया और स्लैब पकड़ने की कोशिश करी तो होगा ये कि वो आपके पास डायरेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपके पास डायरेक्ट आएंगे और वो आपके हो जाएंगे। वो मैं अपनी टीम आपको डायरेक्ट क्यों दूं? या तो आप मेरे से एग्रीमेंट करो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, या तो आप मेरे से एग्रीमेंट करो, मैं आपको अपनी टीम का नाम दे दूंगा सिर्फ नाम, कि ये नाम है, और नाम देने पर ये आपके पास में आएंगे तो आप किसी भी हालत में इनको अपने साथ में डायरेक्टली काम करने नहीं दोगे। या तो आप ये एग्रीमेंट कर लो मेरे साथ, या आप एक काम करो सर ये मेरी पूरी टीम है, इसमें आप मुझे हायर स्लैब दे दो, 2 महीने 3 महीने आप मेरा जो भी परफॉर्मेंस है मैं आपको परफॉर्मेंस दे देता हूँ, आप मुझे स्लैब दे दीजिए, और स्लैब देने के बाद में आप मुझे नंबर बता दीजिए कि ये स्लैब के बाद में आपको मुझसे इतने नंबर चाहिए। अगर मैं नंबर अचीव नहीं करता तो आप मेरा स्लैब घटा दोगे बाद की सेल्स में।
जो बढ़ाता है। अब ये बड़ा बिल्डर तो नहीं करेगा, गोदरेज महिंद्रा नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुतों को मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके लोकल एक बिल्डर है, बी ग्रेड और सी ग्रेड के बिल्डर है, वो बहुत आराम से मान जाते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे बी ग्रेड का बिल्डर था ये वाला, तो उसने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं कल विजिट करा रहा हूँ आपके यहाँ पर, और मैं विजिट की आपको फोटो भेज दूंगा। मेरे लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 109 लोगों की विजिट थी, 109 लोगों में 2 बस करके गए थे हम लोग। अब 109 लोग जब उतरे तो 3-4 हमारे स्टाफ के थे, तो टोटल मिला के 120 लोग एक साथ विजिट कर रहे थे। बाई चांस वाली बात थी, वो बिल्डर भी वहीं था, उसने 120 एक साथ देखे, उसके लालच आ गया, उसने छूटते मुझे हायर स्लैब दे दिया। ठीक है जी, तो ये भी आप एक काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तरीका थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूं, अगर आप ला सकते हो खींच के, लेकिन उसमें एग्रीमेंट करना होता है आपने कि भाई मेरा एग्रीमेंट है कि इस एग्रीमेंट को तोड़ोगे। यहाँ बहुत पेपर वर्क आपको हैवी करना होता है, क्योंकि बिल्डर की वो उस पोजीशन पे बैठा है कि अगर आप उससे कागजों में नहीं बांधोगे तो वो बनता नहीं है, आपको उसको कागजों में लपेटना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोगे। पावरफुल ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के अंदर में देखिए, सबसे पावरफुल ट्रेनिंग के अंदर में क्या होता है, मेन ट्रेनिंग के जो टॉपिक्स आते हैं, पहला ओरिएंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी आप ट्रेनिंग देते हैं, आपकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बहुत शानदार होनी चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब होता है उसे क्लैरिटी, उसको पूरे सिस्टम की क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्रिस्टल पॉइंट बाय पॉइंट, साइट विजिट किस दिन होगी, कैसे होगी, आप कैसे मिलाओगे, कैसे लाओगे, मतलब लीड जनरेशन से लेके। दूसरी आपके पास में लीड जनरेशन की ट्रेनिंग, ये बहुत ही अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी, लीड जनरेशन ट्रेनिंग आपकी बड़ी शानदार, कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो उसके अंदर में। तीसरी जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपका आता है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, साइट विजिट कैसे करानी है, और क्लोजिंग्स कैसे करनी है। भले उसके लिए आपको कोई ट्रेनर हायर करना पड़े, आप ट्रेनर हायर कर लीजिएगा, आपको नुकसान नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि उस ट्रेनिंग की बदौलत बहुत लोग रुकते हैं। प्रेजेंटेशन, साइट विजिट एंड क्लोजिंग आपकी कैसे होती है, एक ये। और 4th नंबर पे इसमें जो आपकी ट्रेनिंग आती है, दैट इज ओरिएंटेशन, लीड जनरेशन ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग, एंड देयर इज फर्स्ट सेल ट्रेनिंग। फर्स्ट सेल ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग में आती है। और फाइनल 5th नंबर पे जो ट्रेनिंग होती है वो होती है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर है, तो आप उसको बोलोगे हाउ यू कैन मेक अ टीम। इसकी ये 5 ट्रेनिंग आपने बना के रखनी है। ये बढ़िया ट्रेनिंग होती है, और रोटेशन में यही चलती रहेंगी, हर बार रोटेशन में चलती रहेंगी, आपको यही चीज चलाते रहना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। तो ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए, बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत ही मतलब बंदे को लगना चाहिए यार कि वो मतलब $1 मिलियन की ट्रेनिंग तो अटेंड कर रहा है इसके अंदर में, उसको ये फील फैक्टर आना चाहिए। ठीक है ना, या वर्कशॉप के रूप में कर सकते हो, एवरी वीक कर सकते हो, या जैसे भी आप करना चाहे उसके अंदर में आप ये सारी ट्रेनिंग्स को कंपाइल कर सकते हो। अब आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये फिर थोड़ा सा मैं कैबिन, साइट विजिट, ये एक लंबा गेम चला जाता है, मैं भी इस पे पॉइंट में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास में ये है तो वो रिटेन करता है। भैया आपके पास ऑफिस है, आप कैबिन दे सकते हो, किसी को ऑफिस दे सकते हो, साइट विजिट के लिए गाड़ी दे सकते हो। फिलहाल मैं इस पॉइंट को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फिर वही बात आती है कि आप एक बहुत बड़ा ब्रांड या आपकी कंपनी एस्टेब्लिश है, ये उस केस में फिर तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं। बंदा कहता है यार मुझे कैबिन मिलता है, मुझे साइट विजिट के लिए मिलता है, वो अपनी कॉस्टिंग लगाता है घर जाके कि मैं अगर उसको शेयर कर रहा हूं तो मेरे पास में क्या क्या मुझे बेनिफिट मिलते हैं, तो इस बेनिफिट को वो काउंट कर लेता है। नाउ इसमें भी यही दोनों सिस्टम आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और फुल प्रूफ सिस्टम में ये दोनों चीजें आपकी आती हैं, इसमें स्टाफ वगैरह रखना। ये मैं भी आपको इसलिए भी अवॉइड करा रहा हूँ क्योंकि मैं राज अहमद जी थोड़ा सा ये स्क्रीन को पंगे ना लें जरा, एक मिनट के लिए मैं ओके। तो हमारे पास में तो ये मैं 2 पॉइंट अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन ये आपको हमेशा ध्यान रखने, अगर आप ये भी करते हैं तो आप रिटेन करा पाते हो। उसके बाद आते हैं, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अवॉइड इंटरनल, क्योंकि लोग छोड़ के जाते हैं। अगर आपकी पॉलिटिक्स वगैरह हो रही होती है तो ये बिजनेस कम हो जाएगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में एक बात बता देता हूं कि आप जब भी किसी को हायर करेंगे, बड़ी ऑनेस्टी के साथ उसे स्लैब बताएंगे, बड़ी ही ऑनेस्टी से स्लैब बताएंगे। जो भी होगा, अगर आप बीमार हैं, बुखार है, तो आप बीमार बताएंगे। ये कभी गड़बड़ नहीं करना कि आप मान के चलो आज आप छुट्टी पर हो, बच्चों के साथ घूमने गए और उसका फोन आता है और फोन आके कहते हो यार मैं किसी और मीटिंग में बैठा हूं। ये छोटी छोटी हरकतें नहीं करना।
मतलब कौन कौन एग्री करता है, आप अपनी टीम में से कौन कौन ये करता है, मुझे सच से बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मन है छुट्टी मारने का, आपको लगता है यार मैं बोलूंगा, कल मैंने उसी डांट लगाई है कि बहुत काम करो, और आज मैं आज मैं मस्ती कर रहा हूँ, तो आप में से कितने लोग ये बोल देते हैं मैं एक अर्जेंट मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, मैं किसी के साथ मीटिंग में, कौन कौन ये काम करता है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी, मुझे जेन्युइनली बताइएगा कि आपको लगता है कि भाई टीम को, मेरी टीम को ये लगेगा यार मैं तो घर पे आराम कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, ठीक है जी। अब 2 दिन पहले मैंने ही लेक्चर मारा था, वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, और अभी मैं आराम से घर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है जी। और मैं लोगों को ये बोल रहा हूँ कि नहीं आई एम, कोई बोलता है तो आई एम इन मीटिंग। ये जिंदगी में मत करना, आप टीम नहीं रोक पाओगे। एंड प्रकाश जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्टी। प्रकाश जी ने एक मी लिखा है, एंड मैं सीरियसली थैंक यू सो मच प्रकाश जी आपकी ऑनेस्टी के लिए। तो ये बेसिकली ये बहुत बड़ा है, और मैं यहाँ बता रहा हूँ, या जितने लोग बैठे उनमें से 90% लोग शायद यही करते होंगे कि उन्हें लगता है कि मेरी टीम पे इंप्रेशन खराब चला जाएगा अगर मैं सच बोलूंगा या मैं ऑनेस्टी के साथ बोलूंगा। आप में से कितने लोग ये काम करते हैं कि मान के चलिए आप अगर ऑफिस से अभी निकले हैं और कहीं पहुंचने वाले हैं, तो आप थोड़ा आगे का रास्ता बताते हैं, एग्जैक्ट से थोड़ा सा आधे 15 मिनट आधा घंटा आगे का रास्ता बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो और आपसे पूछा कहाँ पहुंच, तो मैं पीछे का रास्ता बताता हूँ, आगे का तो बताता ही नहीं, क्योंकि पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी गारंटी रहती नहीं। नहीं जैसे मान के कोई बोलता है ना घर आ रहे हो, तो आप बोलते हो कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल वाइफ से ही बोलते हैं। मैं तो पीछे का ही बताता हूँ सर, मैं जहाँ रहता हूँ वहां से 5 मिनट 10 मिनट पीछे का ही रास्ता बताता हूँ। अच्छा, तो जब भी हम लोग कोई बात करते हैं, नहीं पीछे आगे जो एग्जैक्ट है, मेरे कहने का मतलब है कि आपको हर पार्ट में, आपको ऐसा नहीं कि ऑनेस्टी बिजनेस में रखनी है। ऑनेस्टी का मतलब ये है कि आपको हर क्षेत्र में हर बात में ऑनेस्ट रखनी। मैं आपको उसका कुछ कई बार उदाहरण बताता हूँ। ऑनेस्टी से सबसे ज्यादा नुकसान और फायदा क्या चीज होती है, मैं आपको कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ उसके। देखो होता पता है क्या है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं इंटीग्रिटी पे भी आऊंगा, इंटीग्रिटी से पहले मैं आपको ऑनेस्टी पे आता हूँ। कई बार क्या होता है कि मेरा सेशन लेने का मन नहीं होता, कई बार होता है, ठीक है जी। अब जब मेरा सेशन लेने का मन नहीं होता, तो मन के अंदर सेंस होता है जैसे, या तो कोई घर में, जैसे अब घर में फैमिली में आज सारे लोग आए, तो मुझे कमरे में बंद करना पड़ा सारे लोगों को। मैं कमरे में सेंस कि वो शोर, बच्चे आए हुए बहुत सारे, मेरे भैया के भी बच्चे आए हुए और मैं भी मम्मी के यहाँ पर हूँ। तो सिस्टम ऐसा था कि मुझे रीजन मैं अगर देता आपको, अब मैंने कहा कि यार रीजन मैं दूंगा, अच्छा मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं रीजन देता हूँ, मैं बड़ा जेन्युइन रीजन, मैं ये रीजन देता यार घर में मेहमान आए हुए, बहुत ज्यादा बच्चे आए हुए, तो शायद ये नहीं ले पाऊंगा सेशन, बहुत डिस्टर्ब रहेगा सेशन को। और बच्चों को एक तरफ बंद करना, मतलब आप समझ गए होंगे कितना बड़ा टास्क होता है। अगर सबको मैं बोलूँ एक जगह बंद रहो 2 घंटे तक, तो ये ऐसा है कि मतलब मैं पता नहीं किसको, मैं मतलब समुद्र को बंद करने जैसी सिचुएशन, क्योंकि और चीखेंगे। तो ये बड़ा एक वो था। अब मान के चलो मैं ये रीजन देता, क्योंकि मैं वो रीजन दे ही नहीं सकता था कि बॉस टुडे आई हैव अ वेरी अर्जेंट मीटिंग, ये मैं करता ही नहीं, ना मुझे आता ही करना। मुझे पता है कि जो जेन्युइन बात है वही मैं आपसे शेयर करता। जब मैं वो टाइप कर रहा था तो मुझे लगा क्या स्टूपिड है ये, मुझे लगा क्या स्टूपिड टाइप कर रहा हूं मैं, बच्चे हैं देर, मैंने कहा ये लगता है शोभा देता है मुझे, मैं मैनेज करूं इस चीज को। तो देन ये सेशन फिर कंटिन्यू होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यही नहीं और भी सेशन की बात बता रहा हूँ, जैसे कल भी एक सेशन था, परसों भी एक सेशन था। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास में मुझे बहुत अच्छे बहाने मारने आते होते, आप 5 मिनट सोच के देखिए कि क्या आपको अगर बहुत अच्छे बहाने मारने आते हैं, तो कई बार आपको नहीं लगता कि जो सिचुएशन अगर आप बहाना नहीं मारते तो बाय डिफॉल्ट आपको अपनी मर्जी के खिलाफ शायद वो काम करना पड़ता। कौन कौन एग्री करता है? अगर आप बहाने ना मारने जानते हो, बहुत अच्छे नहीं जानते, तो आपको अपनी मर्जी के खिलाफ वो काम करना पड़ेगा, मर्जी के खिलाफ। और यकीन मानिए मैं आपको सच बता रहा हूं, जब भी आप बहाने नहीं मारेंगे और आप सच्चाई बता नहीं सकते और बहाने आप मार नहीं सकते, या आपने कसम खाई हुई है, तो आप अपनी मर्जी के खिलाफ जब भी वो काम करेंगे, वहां से आपको रिजल्ट बहुत आने वाला है, ठीक है ना? वहां से आपको रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आपने मतलब आप अपनी मर्जी के खिलाफ उस काम को करने गए थे। क्योंकि एक्चुअल मायनों में, यानी कि जो आप बहाना मार रहे थे, आपको लिखते वक्त ही पता चल जाएगा कि ये बहाना नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऑनेस्टी ये चीज होती है। तो जब भी आप अपनी टीम के साथ में होंगे, ऑनेस्टी मीन्स ऑनेस्टी, आप जहां पर भी हैं। अब इसका कोई मुझे बेनिफिट बताएगा, अगर आप ऐसे हो ऑनेस्टी वाइज कि आप हर बार लोगों को ये बता देते हो कि भाई मैं आप ये बहाना तो मार नहीं सकते कि मैं घर पर बैठा हूं। टीम ट्रस्ट करती है फिर आपको इन दैट केस। एक और बताइए, ट्रस्ट तो हो गया,
ट्रस्ट तो उसे पता ही नहीं। आप ये बोल दो मीटिंग में हूं तो भी उसको नहीं पता मीटिंग में हो सकता है वो भी ट्रस्ट करके बैठा हो आप मीटिंग में ही। आपके लिए क्या बेनिफिट है? हो सकता है बहुत अच्छे बहाने मारते हो जो कभी ना पकड़े जाए, कुछ अलग याद नहीं रखना पड़ता। चलो ये भी मैं एक पॉइंट, मैं आपको इसका एक पॉइंट बताता हूँ। इससे सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? आप अननेसेसरी घर पे नहीं बैठोगे, अननेसेसरी की पार्टियां नहीं करोगे, अननेसेसरी घूमने नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है झूठ में बोलूंगा नहीं, पूछेगा तो इससे बढ़िया जाओ ही नहीं। आप मेरी बात समझ गए? आपको पता है मैं बोल ही नहीं पाऊंगा बंदे को, आप बोल ही नहीं पाओगे कि भाई आपने मान के लो, आपने 2 दिन पहले मान के चलो आप घूमने गए, आप वापस आए हो, आप फिर से घूमने जा रहे हो, तो आपको लगे यार मैं बोलूंगा घूमने, आपको दिमाग कहेगा यार मैं टीम को बोलूंगा घूमने जा रहा हूँ और यार क्लोजिंग का टाइम है, या तो मैं मीटिंग बोल के जाऊं, मीटिंग जो कि झूठ है, घूमने जाऊंगा जो गलत है, तो आप ये मीटिंग को बोल दोगे यार नेक्स्ट मंथ चलें, तो आप अपने आप ही प्रोडक्टिव हो जाओगे। ऑनेस्टी में प्रोडक्टिविटी की इतनी पावरफुल क्षमता होती है ना, इतनी क्षमता होती है। ऑनेस्टी आपको जितना जितना प्रोडक्टिव कर देगी, उतना आप किसी किताब से नहीं हो सकते, उतना आप किसी बुक से नहीं हो सकते, उतना आप किसी ट्रेनिंग से नहीं हो सकते, जितना आप एक ऑनेस्टी से प्रोडक्टिव हो सकते हो। क्योंकि आपको पता है फालतू के बहाने मैं मारूंगा नहीं, जो मैंने कसम खाई हो, झूठ में बोलूंगा नहीं, और बाकी सच में बोल पाऊंगा नहीं। क्या सच बोल पाऊंगा कि भाई साहब मैं कहाँ हूं, मैं मतलब क्लोजिंग के टाइम में मैं घूम रहा हूं, ये आप कर नहीं पाओगे। तो होगा ऑटोमेटिकली ये कि आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। मतलब क्योंकि 90% टाइम पे आप अपनी मर्जी के खिलाफ होंगे, जहां जहां बहाने मार रहे होंगे वहां भी आप प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, पहली बात है। सो ये मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे ठंड लग रही है बहुत ज्यादा और आपको लग रहा है यार वो मीटिंग फालतू की है यार, मुझे नहीं जाना, लेकिन आप हाँ कर चुके हो। ऐसी कंडीशन में जब आप अब आज के बाद आप जब भी बहाना मारोगे तो मेरी इस बात को याद रखना, आप बोलोगे नहीं यार मेरी अर्जेंट मीटिंग है, आपका दिल अंदर से बोलेगा नहीं यार मैं, ऑनेस्टी तो ये थी कि मेरी इतनी अर्जेंट मीटिंग थी नहीं वो। ठीक है, क्लैरिटी। नाउ पॉइंट नंबर 2, क्लैरिटी। क्लैरिटी तो ऑनेस्टी, ध्यान रखिएगा, ऑनेस्टी वाले आदमी को हमेशा याद रखिए, अगर आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है तो आपको हमेशा डिसऑनेस्ट छोड़ के जाएंगे, और अगर आप बहुत डिसऑनेस्ट है तो आपको ऑनेस्ट लोग छोड़ के चले जाएंगे। ये फार्मूला याद रखिएगा, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपको डिसऑनेस्ट लोग छोड़ देंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और अगर आप डिसऑनेस्ट है तो आपको ऑनेस्ट लोग छोड़ देंगे, ये भी बड़ी बुरी खतरनाक बात है। दूसरा आता है हमारे पास इसके अंदर में, दैट इज कॉल्ड द क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? देखिए मैं क्लैरिटी का मतलब बताता हूं आपको। जब भी आप किसी भी टीम को रखें तो क्लैरिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। यहां पर होता है, इसको बोलते हैं आपके पास में रिटर्न में होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप जर्नी फ्रॉम ज्वाइनिंग टू कमीशन, नहीं, ज्वाइनिंग टू इसको बोलते हैं मेक प्रमोशन, हाईएस्ट प्रमोशन। मान के चलो आपने अपनी टीम में हाईएस्ट प्रमोशन रखा हुआ है, हाईएस्ट प्रमोशन मान के चलिए आपने रखा है कि 50 सेल पे मैं आपको कंपनी का मैं आपको बना दूंगा, जो भी आपने अपना हायरार्की रखा है, एवीपी या वीपी जो भी आप बोलते हैं, तो वहां तक आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी कि जैसे कोई आदमी आता है उसको बोलो भाई आते के साथ ही स्टेप बाय स्टेप, कैसे तू जुड़ेगा, तो भाई पहले ये पेपर देने होंगे, फिर तेरी ये ट्रेनिंग होगी, ये ट्रेनिंग होगी, ये ट्रेनिंग होगी, उसके बाद तू क्लाइंट लाएगा। क्लाइंट कैसे लाएगा, हम तेरे को ये सिखाएंगे, उसके बाद ये क्लाइंट हम लोग हैंडल करेंगे। उसके बाद में तू चेक उठाएगा, जैसी चेक आएगा कंपनी में रिप्रेजेंट होगा, वहां पर 3 से 5 2 महीने 1.5 महीने बाद बिल लगेगा, बिल में तेरे को 10% पे इतना मिलेगा, 20 पे इतना मिलेगा, उस पे इतना मिलेगा, अगर रिफंड हो गया तो इतना होगा, अगर ये हो गया तो इतना होगा, अगर तूने बैड माउथिंग करी तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, कंपनी पॉलिसी ब्रीच नहीं करना, ये सारा टोटलिटी लिखो पेपर पे बैठ के। और जितना आप इसको सोच सकते हो कि कितना क्लैरिटी के साथ में आप उसका स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर आखिरी तक, ये ट्रेनिंग, ये ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। ये ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो मैंने आपको बताई थी ना, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ये उस ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि उस ट्रेनिंग के अंदर में उसको एक एक चीज क्लियरली बता दीजिए कि ये तेरा लास्ट तक की जर्नी का, ये तेरे स्टेप बाय स्टेप है, ऐसे ही तुझे चलना होगा, ऐसे ही काम होगा। और ना, अच्छा, दूसरी क्लैरिटी क्या होती है कि आपने अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना होता। आप अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा तेजी से चेंज करोगे, ठीक है ना, इसको बोला जाता है, पॉइंट नंबर 7 आप रखेंगे, नो फ्रीक्वेंट चेंजेस। फ्रीक्वेंट चेंजेस बताता है कि आप माइंड से फ्लक्चुएटेड है। नो फ्रीक्वेंट चेंजेस, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस करोगे तो पॉलिटिक्स होती है, अगर आपकी फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं है तो पॉलिटिक्स होने के चांसेस बहुत कम है। आपने आप, इसलिए मैं कह रहा था कि आप कमीशन की जगह परसेंटेज रख लोगे, जितना भी रेवेन्यू बेस रख लोगे, चाहे वो 2 आ रहा हो 3 आ रहा हो, हर बार वैलिड हो जाएगा।
तो यहाँ पर आता है हमारे पास में नो फ्रीक्वेंट चेंजिंग। तो क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी मतलब आपके रिटर्न में होना चाहिए। आप अभी लिख लो, बहुत जल्दी लिख लोगे, कोई बहुत इसमें 10-12 पेज नहीं लिखे जाएंगे। जैसे ज्वाइन करेगा तो किस दिन वेबिनार होगा तो ये ज्वाइन करेगा, पेपर वर्क ये चाहिए होगा, उसके बाद कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी ये होगी, उसके बाद में लीड जनरेशन की ट्रेनिंग होगी। जैसे ही तेरा क्लाइंट आएगा तो तू कैसे लेके आएगा, कहाँ मिलवाएगा, हमसे सीधा साइट पे लाएगा, उससे पहले यहाँ रजिस्टर्ड कराएगा, मेरे पास में मेंशन करेगा ये तेरा क्लाइंट है, ये गूगल शीट बना लो, सोच लो कि गूगल शीट बना लो कि गूगल शीट पर तू डालेगा अपने क्लाइंट को। उसके बाद में क्लाइंट का नाम चाहिए होगा हमारे को, और उसके आखिरी के 4 नंबर चाहिए होंगे, और ईमेल का भी 4 अक्षर चाहिए होंगे, सिर्फ गूगल शीट पे हमें मेंशन करने के लिए, बस कि ये वाला क्लाइंट है तेरा, तू यहाँ मेंशन करेगा। उसमें हम तेरे को बताएंगे, मतलब जब तू लेके आएगा तो किससे मिलवाएगा, मिलवाने के बाद में घर जाने के बाद तेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तू उसे फॉलोअप कैसे कैसे देगा, तेरे पास वो व्हाट्सअप, वो जो भी आप उसे कोलैटरल्स दे सकते हो सारे देने, उसके पास में क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर जब तेरा 10% आएगा तो तुझे इतना मिलेगा, उतने में भी इतना टाइम लग सकता है, उसे टाइम भी, ये भी सब चीज क्लियर बतानी है, और 2 या 3 दिन फालतू ही बताना है आपने, ये बहुत चीज आती है। तीसरा आता है आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का सर एक हाँ चीज जी। था, एक क्वेश्चन था, जैसे लीड की लिए बात करी आपने, तो लीड उसको हम तो नहीं देंगे, आपने वो कैसे जनरेट करेगा? लीड की आप ट्रेनिंग देते हो, बताया ना मैंने आपको ट्रेनिंग में, यहाँ बताया ना हाउ टू जनरेट लीड, ये रही, हाँ ये ट्रेनिंग का पार्ट है, हाउ टू जनरेट लीड, ये रहा, मैंने बताया था आपको, वेरी 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 वेरी, किधर था टीम का, यही बताया था ना मैंने आपको। टीम सर की, एक चीज और पूछनी थी, हाँ जी, इंडिविजुअली कोई लीड जनरेट करता है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, वो क्लस्टर में करते हैं 3-4 लोग मिलके, तो थोड़ी लीड कॉस्टिंग भी तो कम हो सकती है ना उसमें। नहीं आप क्लस्टर कभी भी 2 चीजें मिक्स नहीं करोगे। अगर आप टीम चला रहे हो तो हर को सेपरेट रखना। देखो, आप कभी भी बहुत अच्छा ह्यूमन होने की कोशिश मत करना, टू डोंट बी अ गुड मैन। लीड कॉस्ट 500 आ रही है, 5000 आ रही है, आप ऐसे भी तो सोच सकते हो ना कि आपकी बिल्डिंग के अंदर में अगर आप एक आदमी वाईफाई लगाए तो पूरा बिल्डिंग यूज कर सकती है ना वाईफाई, अगर आप G+4 हो, यस और नो। जी, यस लेकिन यस। आप सोचो ना, आपकी एक वाई आप लगा लो वाईफाई, एक वाईफाई में 100 से 150 कनेक्शन होते हैं, और आजकल स्पीड भी 300-500 Mbps आ रही है, तो आपकी पूरी बिल्डिंग, जबकि सबके अलग अलग वाईफाई है और सब अलग अलग पेमेंट कर रहे हैं। और एयरटेल को ये बात पता भी है, क्योंकि एयरटेल को पता है कि इसको मैनेज करने वाला कोई नहीं है। तो आपको पता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत टफ काम है। जरा सा आप ये सोचो कि वाईफाई का बिल्डिंग में लगा के आप एक काम करो, उसको मैनेज करो, तो ये आएगा, तूने मेरा डाटा ज्यादा यूज कर लिया, मेरा डाटा इतना, हमारे घर का डाटा इतना था, तेरे घर का डाटा, ये शुरू हो जाएंगे, तो आप फायर फाइटिंग में घुस जाओगे। जब भी आप लोगों को 3 लोगों को जोड़ के कोई काम कराओगे, काम होने वाला ही नहीं है। 1-2 महीने अच्छा, चल जाएगा, 1-आध महीने चल जाएगा, अदरवाइज चलेगा नहीं। सर आपने जो बोला क्या कि किसी भी जो कस्टमर जनरेट करते हैं उनका हाफ नंबर और हाफ ईमेल आईडी चाहिए, तो इसमें जब ट्रस्ट और क्लैरिटी बनी हुई है तो व्हाई नॉट टू जस्ट कीप द एंटायर नंबर एंड नंबर नहीं, और उसका पूरा। आपको इतना चाहिए, वो देगा, आपको पूरा दे देगा, जब आएगा मिलेगा तब तो पूरा मिल ही जाएगा ना। जी। फिलहाल क्या होता है ना, जब नया आदमी आता है तो उसको आप पे डाउट होता है, ये नंबर और डेटा लेना चाह रहे हैं, ये इसलिए करना चाह रहे हैं, उसको बोला मैं चाहिए नहीं तुम्हारा, उसको बताने के लिए। अदरवाइज जिस दिन वो आपसे मिलेगा, क्लाइंट तो मिलेगा ना, वो तो आपको नंबर और वैसे ही शेयर कर जाएगा। ये तो तब है जैसे वो आने वाला है, मान के लो आपको पता है कि वो आने वाला है, तो आप बोलोगे भाई तुम्हारा क्लाइंट आने वाला है, तो ये बता दो इस फ्राइडे कौन कौन नंबर से क्लाइंट आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, तो उसका नाम ले लिया आपने, उसका ईमेल का आखिरी का ले लिया, ताकि उसको लगे हमने डेटा नहीं जुटाया आपसे। अच्छा, आएगा तो मिल ही जाएगा, वो हमारे पास तो आएगा उसका डेटा, ठीक है ना। ओके, अब हम वो इंटीग्रिटी का सिंपल सा एक मतलब होता है, सिंपल एक थॉट, वर्ड, एक्शन, सेम लाइन। सर लीड वाला रह गया मेरे पास, बता रहे थे आप लीड कैसे उसको मतलब कि उसको पोर्टल करके देना है कैसे? नहीं, इसको ट्रेनिंग देनी है, आप उसे 99 में कैसे लिस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, वो ट्रेनिंग दोगे आप। मैं आऊंगा उस पर, ठीक है, ओके सर। ट्रेनिंग में बेसिकली आपको क्या देना होता है, ट्रेनिंग में आपको देना होता है कि जैसे लीड में कि 99 में लिस्टिंग कैसे होती है, कौन सा पैकेज अच्छा है, कौन सा, मतलब उसकी कुछ चीजों को कम करना है, पैसे वो लगाएगा, लिस्टिंग वो करेगा, सब कुछ वो करेगा। 99 अच्छा है, फेसबुक का आप कैसे कर सकते हो, आप अपनी लीड से कैसे जनरेट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल के थ्रू कैसे कर सकते हो, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। उसकी ऑडिट कर सकते हो, भाई तुम कितना कर रहे हो, उनको जो एक वीडियो दे सकते हो ताकि वो अपना एक चैनल बना के दे दें, आप उनको एक वीडियो दे सकते हो जो अपने ग्रुप में शेयर कर दें, इस टाइप से कर सकते हो, वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो आपने सिर्फ ट्रेनिंग देनी है, कभी भी किसी भी को भी। जैसे मैंने बताया था, यहाँ मैंने एक लीड पे स्टार लगा रखा है,
लीड देने का क्राइटेरिया ये है कि वो ये सारी की सारी चीजें वो फुलफिल करता हो, ये सारी चीजें, ये क्वालिफिकेशन उसकी फुल होनी चाहिए, अदरवाइज हम उसको कोई लीड नहीं देंगे। ओनली गिवन टू दोज हु आर वेरी एक्टिव, फुल टाइमर, फुल ट्रेंड, मोस्ट ट्रस्टवर्दी। ये चारों कंडीशन एक साथ फिल करता हो तो हम उसको देंगे ये ट्रेनिंग। ठीक है जी। नाउ हमारी बात आ रही थी हम कहां पर थे, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है, इंटीग्रिटी, ये रहा। इंटीग्रिटी का मतलब होता है थॉट वर्ड एक्शन इन सेम लाइन। आप जो बोर्ड सोच रहे हो ना, कभी भी ये गलती मत करना, आप जो सोच रहे हो इस वक्त, जो आपके ब्रेन में चल रहा है, वही आपकी जुबान पे होना चाहिए। आपको अगर सामने वाले पे कोई गुस्सा या नाराजगी है तो कृपया करके, अगर आप उसको बहुत प्रेम वाले शब्द, अगर आप उसे गाली नहीं दे सकते तो मेहरबानी करके अपने मुंह से बहुत ज्यादा प्रेम वाले शब्द भी ना निकालिए। मेरा एक दोस्त है, मैं और मुझे उसके बारे में पता है, दोस्त क्या बोलूंगा, मैं उसके काफी टाइम जानता हूँ। उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी कैसे सोचता पता है क्या है वो, जैसे सामने बैठ जाएगा, उसका ये मतलब होता है कि अगर जो भी उसके सामने बैठा ना, उससे किसी तरह से पैसे निकाल लिए जाए, कुछ भी घर चलाने के लिए ये चले, तो ऐसे बोलेगा भैया क्या बातें करते हो, क्या शानदार है। अच्छा, आप में से कौन कौन एग्री करता है कि आप 99% टाइम पे आपको वो उल्लू बना नहीं रहा होता, आप बन रहे होते हो खुद से? टाइप इन द कमेंट बॉक्स में, पता है ना, आपको कोई बनाता नहीं है, आपको पता, आप खुद बन रहे होते हो। और आप ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होते हो और आप कहते हो चलो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं कि आप ये मैक्सिमम टाइम पे आपको ये फेस करने को मिलता है। तो होता क्या है कि वो आदमी क्या करेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है मैं बताता हूं आपको। उसको लगता है वो बहुत स्मार्ट है, उसके दिमाग में लगता है कि यार बैठ गए हैं और आज यहाँ से पैसे ले लेते हैं, और अरे भैया क्या बात करते हो, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा भाई भी एकदम ये करके दिखाएगा, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, ये लिया। अच्छा, मैं यही सोच रहा था घुमा फिरा के ना, जैसे हम नहीं और 3-4 भी बैठे होते तो मुझे लग रहा होता, क्योंकि मेरे से तो अब भाई काट की हांडी कितनी बार चढ़ी होगी, उसकी चढ़ गई 20-22 बार, अब थोड़ी चढ़ती होगी, लेकिन अब मैं उसको वॉच करे तो वो स्मार्टली, अब वो वही ट्रिक दूसरों पे मारा था। उसका दिमाग में होता है पैसे लेना, पहले तारीफ करेगा, उसका एक पैटर्न है, तारीफ करेगा, बहुत सारी करेगा, फिर वो बताएगा उसने एक प्रोजेक्ट लिया है, उसमें उसको इतना बेनिफिट होने वाला है, ये वो बड़ा घुमा के सिचुएशन को लाके फिर बोलेगा 8-10 हजार रुपए चाहिए, मतलब मैक्सिमम इस टाइम में। तो घर में ये दिक्कत है। अब प्रॉब्लम क्या है, उसके दिमाग में जो चल रहा है ना, उसके मुंह में जो चल रहा है, वो दोनों में फर्क है, वो दिख जाता है, और उसका जो एक्शन है वो तो कतई अलग हो जाता है। ऐसा आदमी को, उसको लगता है वो बहुत स्मार्ट है, ऐसे आदमी को लगता है वो घर में 8-10 हजार पे लेके चला गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे 8-10 हजार की जरूरत भी शायद इसलिए पड़ी थी कि उसको इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम थी, और वो इस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका ये जो लेस इंटीग्रेशन है, इसकी वजह से घर चल रहा है, जबकि उसे नहीं पता कि इस लेस इंटीग्रेशन की वजह से दिक्कतें आई हुई हैं। तो तीसरा जो काम होता है भाई, जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, प्लीज, अगर आपको लगता है आप मुंह से नहीं निकाल सकते, मान लो आज आपके दिमाग में चल रहा है कि सामने वाला बोले जा रहा है, आपका मन आ रहा है कि मुंह में आ रहा है कि भाई साहब इसके थप्पड़ मार दूं कान पे, लेकिन आप बोले नहीं नहीं सर, नमस्कार सर, और ऐसे कम से कम ये झूठा सर ना करें, झूठी बात ना करें। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसको अवॉइड करें सिचुएशन को, और आपके दिमाग में 1 करोड़ रुपए महीने का नहीं है, लेकिन आप अपनी टीम में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी मत करें। आपका थॉट है 5 लाख 10 लाख, तो आप अपनी टीम को यही बताएं, करें भाई मेरे 5 लाख से ऊपर मेरी थॉट नहीं, जो आपके बिलीव करिएगा। मैं आपको कुछ कौन आप में से कौन है जो बैड एग्जांपल जानना चाहेंगे, हाईली इंटीग्रेटेड बट बैड एग्जांपल्स के? बैड से आप ऐसे समझ जाओगे कि पावर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है, माइंड का इंटीग्रेशन होना आपको किस लेवल तक पहुंचा सकता है अगर आप बैड सेंस में भी इंटीग्रेटेड हो। कौन जानना चाहेगा एग्जांपल? ओके, सो लेट मी, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आप बात करिए ओसामा बिन लादेन की, द मोस्ट इंटीग्रेटेड पर्सन, लेकिन उसका इंटीग्रेशन डायरेक्शन देखो, वो जो सोच रहा है, वो जो बोल रहा है, और वो जो एक्शन में है, तीनों के तीनों से। और वो देखो कमाल, मतलब अमेरिका में घुस के कितना बड़ा वो मतलब हमला कर पाया, जो मतलब लोगों को वो आतंकवादी बना देता है, सिर्फ इंटीग्रेशन है उसका। ये मैं बैड एग्जांपल, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मतलब मैं आपको बहुत क्लियरली एग्जांपल से बता सकता हूं। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग ये अपने अंदर झूठे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बहुत से अंबानी जैसा था। ये तो पॉजिटिव एग्जांपल हुआ ना, मैं बैड एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। बैड एग्जांपल, ये तो पॉजिटिव तो आपके पास बहुत मिल जाएंगे, जैसे अमेजन का मालिक हो गया, ये हो गया। तो एक्चुअली पॉजिटिव से आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने बैड में लिया है। बैड से थोड़ा समझ में आ जाएगा, अच्छा ये भी इतने पावरफुल इसलिए नहीं क्योंकि इंटीग्रेटेड है, इनकी मतलब ये हाईली इंटीग्रेटेड पर्सन है, जो ये सोच रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं कि नहीं इस्लाम खतरे में, जैसे बहुत लोग आज सोचते हैं कि हिंदू खतरे में।
सो उसके पीछे वो खतरे में, फिर उनका एक्शन, फिर उनकी बात, वो तीनों डायरेक्शन में तो इंटीग्रेट, तो उनको लोग फॉलो भी कर रहे हैं। आप देखो ना कि हमारे पूरे भारत में इतनी बड़ी सरकार बन गई। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो झूठे हैं या मक्कार है, झूठे नहीं, दे आर द मोस्ट इंटीग्रेटेड। जो वो सोच रहे हैं ना, जो वो सोच रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं और वो जो कर रहे हैं, ये तीनों एक लाइन में है और इसीलिए लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, अगर आपको पब्लिक को फॉलो कराना है तो ये इससे बेहतर कोई फॉर्मूला नहीं है। आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिक क्या चाहती है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। आप जो सोच रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं, और ऐसा करने में बहुत हिम्मत लगती है बॉस, बहुत ज्यादा मेडिटेशन लग जाएगा आपका। मतलब बहुत आसान भी है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जिस दिन आप इंटीग्रेटेड हो जाओगे, ये पूरी दुनिया की आपके पीछे लोग चलेंगे। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा मानना है, मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि रियल एस्टेट सेल बहुत आसान होती है। ये मेरा मानना है, मतलब मेरे को, मैं आईज क्लोज भी करूं तो मुझे लगता है ये द मोस्ट इजीएस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट। दैट माय थॉट। जैसे लोगों को जोड़ना रियल एस्टेट में, इट्स अ मोस्ट इजीएस्ट टास्क। वही मेरी बात में है, वही मेरे एक्शन में, वही मैं काम भी कर रहा हूं, तो वही लोग जुड़ते भी है, वही लोग तारीफ भी करते हैं, क्योंकि ये इस काम में मैं अलाइंड हूं। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं कि रियल एस्टेट में लोगों को लाना, बहुत सेल कराना आसान है। लोगों को जब भी टफ लग रहा होता है तो मुझे लग रहा होता है ये गलती कर रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता कि टफ है। तो जो मैं सोच रहा हूं तो इस तरीके में लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप बन जाएंगे, अगर आप बन जाएंगे तो जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं एंड देन जो आप कर रहे हैं, तीनों बहुत हाईली इंटीग्रेटेड होने चाहिए। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। या ऐसे लोगों को छोड़ना लगभग नामुमकिन होता है, और ऐसे लोगों के ऑफिस में पॉलिटिक्स होती ही नहीं है। पॉलिटिक्स तभी होगी जब आप इंटीग्रेटेड नहीं हो। लोगों को ये महक आने लग जाती है, लोग बातें करना तभी शुरू करते हैं जब आप ये सारे काम करते हो ना। एक और पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब आप बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे तो आपकी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी ऑफिस में। ऑफिस में पॉलिटिक्स तब भी शुरू हो जाएगी जब आप नॉट अवेलेबल का मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस में नहीं है, अवेलेबल का मतलब है कि आप सबको टाइम नहीं देंगे। अवेलेबल का मतलब ये है आप जब भी टाइम देंगे तब आप ग्रुप में टाइम देंगे, किसी को भी इंडिविजुअली टाइम आप नहीं देंगे। जैसे ही आप अपनी इंडिविजुअली टाइम देना शुरू करेंगे, आपकी वैल्यू आपकी घटती जाएगी और सामने वाले का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? कौन कौन इस बात से एग्री करता है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स है जी यार। आप जब भी किसी को पर्सनल टाइम दोगे, आपने नियम बना लेना है लाइफ के अंदर में कि आप किसी को पर्सनल टाइम नहीं दोगे, जब भी दोगे वन ऑन वन दोगे। और अगर आप पर्सनल टाइम भी दोगे तो पर्सनल टाइम भी आपका बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए। उसके लिए उसे वेट करना चाहिए, उसने उसके लिए काफी वेट किया हो, और टाइम की लिमिट हो कि 15 या 20 मिनट से ज्यादा आप नहीं दोगे। और आप में से कौन कौन है जो सच में बहुत ज्यादा अवेलेबल रहता है? सच बताना, टीम के लिए, क्लाइंट के लिए कौन कौन अवेलेबल रहता है? कौन कौन रहता है कि मैं अवेलेबल, मैं अवेलेबल। अवेलेबल आपको रहना है फिजिकली, इंटरेक्शन नहीं करना है लोगों से, आपने उनसे बात नहीं करनी है, बात तो बिल्कुल नहीं। मतलब आपको बस एक नियम बना लो, जब भी आपको किसी से कुछ कहना है तो आप पहले मीटिंग ऑर्गेनाइज करोगे वन ऑन वन के। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पर प्रकाश जी से कुछ कहना है, मुझे प्रकाश जी की कुछ बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा एक अर्जेंट मीटिंग रखी है। अर्जेंट मीटिंग होगी सबके लिए। मैं दोबारा दोहरा दूं, मुझे लगता है मुझे प्रकाश जी से कोई बात करनी है और मुझे लगता है इनसे बात करनी है, ये कुछ गलत कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? एक अर्जेंट मीटिंग बिठाऊंगा सबके लिए। ना मैं प्रकाश जी का नाम लिखूंगा, जो मुझे प्रकाश जी को समझाना है वो मैं पूरी मीटिंग में ट्रेनिंग के सॉर्ट ऑफ फॉर्म में समझा दूंगा, और मैं बता दूंगा भाई साहब ये गलत काम है। ठीक है जी? तो इस तरीके से तो आपकी अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, जब तक कि उस आदमी ने आपके लेवल को, यानी जब तक कि वो आपकी सिचुएशन बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लोगों की टीम को चलाते हैं या 100 की टीम चला रहे हैं, तो अगर वो भी 50 या 60 की टीम चला रहा है, तब तक अगर वो 50-60 टीम चला रहा है, आप उसके साथ अवेलेबल हो जाइए। अदरवाइज आप कभी भी अवेलेबल होंगे, आपकी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। आपको अवेलेबल नहीं होना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं होना है। जब भी बात करोगे ग्रुप में करोगे, जब भी करोगे ग्रुप में करोगे। जब पर्सनली आपके कैबिन में, पर्सनली आपके फोन पे, पर्सनली आपसे बात में कोई नहीं होगा। सर ये स्पेसिफिकली एसोसिएट मॉडल के लिए बोल रहे हैं ना, नॉट द सैलरी टीम? सैलरी के लिए भी होता है, अगर आप बड़ी टीम चला रहे हो तो सैलरी के लिए भी करो। ओके। आपकी सैलरी हो या बंदे हो, आपकी अवेलेबिलिटी आपको किल करेगी। आपकी अवेलेबिलिटी जितनी आपकी अवेलेबिलिटी है। देखो बॉस, एक चीज ध्यान रखना, आप सबको मैं एक बात बता देता हूं। एक सूर्य ग्रहण से आप में से कौन कौन है जो ये जानता है कि पहले पुराने टाइम पे सूर्य ग्रहण
के टाइम पर गांव में से एक जिंदा इंसान की बलि दे दी जाती थी। वो सूर्य ग्रहण से इतना डरते थे। किस किस को पता है ये बात? टाइप इन द कमेंट बॉक्स में। सूर्य ग्रहण में बलि दे दी जाती थी। सूर्य ग्रहण जब आता था ना उससे पहले, और जब सूर्य ग्रहण लगता था ना उससे पहले लोग पूरा का पूरा घबरा जाते। किस किस को ये बात पता है? सूर्य ग्रहण एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन मानी जाती थी। किस किस को पता है ये बात? पहले टाइम, आज भी सूर्य ग्रहण को कोई अच्छा नहीं मानते। टाइप इन द कमेंट बॉक्स में जिसको ये बात पता है। ओके, अब मुझे एक चीज बताइएगा, आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, सभी लोगों से, क्या आज आप लोगों को सूर्य ग्रहण से इतना डर लगता है? अब बताइए, क्या आज आपको सूर्य ग्रहण से इतना डर लगता है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। बता, आपको जैसे सूर्य ग्रहण घबरा जाओ, ऐसा करते बलि देनी है या ऐसा? कोई मुझे रीजन बताएगा पहले और आपके सूर्य ग्रहण में क्या फर्क आ गया है? ऐसा क्या हो गया कि आप पहले पुराने आप ही के और हमारे पूर्वज सूर्य ग्रहण से डरते थे, बलियां देते थे, अखंड पाठ करते थे, दुनिया भर का होता था, शांति योग करते थे, और आज नहीं करते? ऐसा क्या है? एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, और बताइए। चलिए मैं दूसरा पूछता हूं, आप में से आज भी कौन कौन भूकंप से डरता है? देखो, तो ऐसा, तो क्या भूकंप पे आप अब आज आप एजुकेट नहीं हो क्या? मतलब ऐसा कैसे? राइट आंसर नहीं, कॉन्फिडेंस भी नहीं। आप सोच के देखो, मैं आपका क्वेश्चन में आपका आंसर है। जैसे मैंने भूकंप से कौन कौन डरता है? सुनामी से, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनसे पूछो, सुनामी से कौन कौन डरता है? मेरे ख्याल सभी आएंगे। क्या अब आप एजुकेट नहीं हो क्या? आपके पास नॉलेज नहीं है क्या? इसका वर्ड आता है, देखिए, किसी भी चीज से हमें तब तक डर लगता है जब तक हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। व्हेन यू आर प्रिडिक्टेबल, आपका डर खत्म है उस दिन। ठीक है, तो जैसे ही आप अवेलेबल हो जाते हो, आप प्रिडिक्ट किए जा सकते हो। अब आप ऐसा बोलोगे, ऐसा चलोगे, ऐसा करोगे। व्हेन यू आर प्रिडिक्टेबल, तो सूर्य ग्रहण पहले प्रिडिक्टेबल नहीं था, नाउ प्रिडिक्टेबल है। किस दिन होगा, किस घंटे होगा, हमें आज पता है। तो सूर्य ग्रहण इज वेरी मच प्रिडिक्टेबल। तो जो चीज प्रिडिक्टेबल हो जाती है उससे डर खत्म हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आपको सुनामी, हमें नहीं पता कब आएगी, हमें प्रिडिक्ट कर देंगे, हमारा सुनामी का डर खत्म हो जाएगा। अगर हमें आज नहीं पता, भूकंप हम जिस दिन एग्जैक्ट पकड़ लेंगे, आपका भूकंप का डर खत्म हो जाएगा। बिकॉज ये सारी चीजें भी नॉन प्रेडिक्टेबल है। ठीक है जी। आपके फादर अगर नॉन प्रेडिक्टेबल है तो आपको बहुत डर लगता होगा, अगर आपके फादर बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगता होगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस। और अगर आपकी टीम में आपके लिए डर नहीं है तो पॉलिटिक्स होगी ही होगी। और आपका डर अवॉइड करने का सिर्फ एक तरीका होता है, इसको बोला जाता है नॉट अवेलेबिलिटी। उसका सिंपल ये है, तो सर ऑफिस में अवेलेबल नहीं होना चाहिए ऑल द टाइम? ऑफिस में होना चाहिए, बंदों के लिए नहीं होना चाहिए। आप अपना गेम खेलो, आप सीओडी खेलते रहो। अगर कोई आए मिलना चाहे तो नहीं मिलना? ना मिलना, मैं मिलना ही नहीं है। किस लिए मिलना है, कैसे मिलना है, पहले बताइए, क्यों मिलना चाह रहे हैं? ओके, तो ये कैसे हो पाएगा सर? थोड़ा सा और ब्रीफ कर सकते? नहीं, ये तो कर करके आएगा, आपको मैनेज करो इसको। मैंने तो आपको बेसिक लाइन बताई, जब आप करो, देखो ना कैसे कर सकते हो, मैं बताता हूँ। जब भी आपके पास कोई मिलने के लिए आए तो आपको वो बोलता है कि मिलने आना है, तो उसने 2 मिनट से ज्यादा आप किसी को दोगे नहीं। 2 मिनट पूछो क्या इशू है, वो बोलेगा जी मेरे को ना, मैं चाहता हूँ जी, मेरा काम नहीं हो रहा, कि मैं कैसे काम करूँ। तो आप उसको 1-on-1 ट्रेनिंग दोगे। आप उसको कहना, मैं आपको बताता हूँ, आप उसको क्या कहोगे, ठीक है ऐसा है, इस फ्राइडे वाले दिन इसी पे ट्रेनिंग कर दूंगा मैं, कि किस तरीके से आपका काम होगा। ठीक है, ऐसे आ गया आंसर आपको। फिर आप अपना सीओडी खेलने लग जाना। ठीक है जी, तो चलेगा। लेकिन आप उसे बैठा के पेपर समझा के उसकी रात का भी फोन कॉल ले रहे हो, दिन का भी फोन कॉल ले रहे हो, तो आपकी टीम, आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी और वो आपको छोड़ के चली जाएगी। ओके, तो ये मतलब जैसे ऑफिस में एक जैसे फ्राइडे है उस दिन मीटिंग रख ले और ये सारी चीजें डिस्कस कर ले सभी के साथ। जब भी कुछ बोलोगे ग्रुप में बोलोगे, यानी ग्रुप में बोलोगे। आपको किसी एक को भी समझाना है तो पहले मीटिंग, जैसे आपको पता है कि हर वीक में 3 मीटिंग होती है, 3 में से किसी मीटिंग में समझा देना। और नाम लेके मत समझाओ। जैसे मान के चलो, मुझे सौरभ जी को ये बात समझानी है कि सौरभ जी जो थोड़ा सा टाइम से आया करें, और ये बात मुझे सौरभ जी को समझानी है। तो मैं क्या करूंगा, ट्यूसडे वाली ये ट्रेनिंग होगी, मैं ट्रेनिंग इस पे लूंगा, जो टाइम पे नहीं आते उन्हें क्या नुकसान है। ठीक है सर, राइट। ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखना, आपको नॉन प्रेडिक्टेबल होना है। नॉन प्रेडिक्टेबल होने के लिए आप जो करना चाहे कर सकते हैं, आपका जो मन आए आप वो कर सकते हैं।
आप कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहे आप कंट्रोवर्सी में पढ़ सकते हैं। आप किसी बीच पे किसी के साथ फोटो खिंचवा लो, अजीब सी वीडियो रिलीज करा दो अपना एमएमएस, फायदा देगा आपको, ठीक है ना, आपको नुकसान नहीं देगा, ये कंफर्म बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। आपका कोई एमएमएस रिलीज हो जाए तो ठीक से बताइए सर, एक बार और रिपीट कीजिए, बीच में किसके साथ फोटो खिंचवा ले? मैं कह रहा हूं आप अपना एमएमएस भी रिलीज करवा दोगे ना टीम के आगे, घर में जो होगा फिर घर में पहले बता देना। मेरे कहने का मतलब है कि आपको नुकसान नहीं होगा, आपको टीम में मतलब इस तरीके से, जैसे आपकी एक छवि है, आपकी एक छवि है, तो वो छवि आपकी बड़ी डिसेंट की है, और कहीं से आपको लगता है कि मेरी ये जो छवि है वो कोई और चली जा रही है, तो अच्छा बंदा मतलब जिस चीज से बंदा आपको प्रिडिक्ट ना कर सके, फॉर एग्जांपल आपका प्रिडिक्ट ना करे, वो फिर से कंफ्यूज हो जाए कि यार मेरा बॉस है, ये है कौन, मतलब कौन है ये बंदा, मुझे पता तो चले है क्या आदमी है, ठीक है जी। जैसे मतलब मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं किसी पार्टी को कभी फेवर नहीं करता, नेवर नेवर नेवर, बड़ा बाइस्ड आदमी हूँ, मतलब बहुत ही न्यूट्रल आदमी हूँ, बाइस्ड नहीं हूँ। पर मैं एक चीज में बता रहा हूँ कि जो हमारे मोदी जी है ना, ही इज अ बिगेस्ट पॉलिटिशियन। देखो आपके में से मोदी के जो फॉलोअर होंगे नहीं होंगे और कुछ हेटर होंगे, लेकिन ये तो सभी मानते हैं कि ही इज अ बिग टाइम पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब कैसे वो पब्लिक को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब सब जब ये लोग कह रहे थे कि ये किसान बिल वापस नहीं होगा, उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया, एंड आई लव दिस। नाउ ही अगेन बिकम द नॉन प्रोटेक्ट, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जो एनएसी सीआर बिल था, वो कितने प्रोटेस्ट के बाद भी वापस नहीं हुआ, लेकिन किसान बिल हो गया। तो सब ये कह रहे थे, सबने मैसेज डाला हुआ था, कह रहे ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा वापस मिलेगा, इसने वापस ले लिया। सो उसी की टीम के लिए अब ये नॉन प्रिडिक्टेबल है, तो नॉन वो उसे पता है, तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, लीडर में क्वालिटी होती है ये, ही मस्ट बी नॉन प्रेडिक्टेबल, कब क्या करेगा वो उसको खुद नहीं पता होना चाहिए। नाउ नो एक्सप्लेनेशन। सर क्या ऑफिस में भी हर टाइम अवेलेबल नहीं होना चाहिए, या मतलब कि थोड़ा कम जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आपका ऐसा नहीं है, आप अगर ऑफिस में नहीं जाओगे जी, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव वहां हर वक्त होना चाहिए जो सबको हेड करेगा, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। इनिशियली आपको ऑफिस में प्रेजेंट होना चाहिए, आप भले सुबह 10 बजे आके 10 आपको मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप सुबह 10 बजे आइए, 10 से 12 1 बजे तक वहां रहिए, सारा काम निपटाइए, सबको टास्क दीजिए और 12 बजे भले चले जाइए। ओके। लेकिन रिपोर्टिंग आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, वो तब भी चलेगा, लेकिन आपका ऑफिस, मेरे कहने का मतलब है ऑफिस जाइए, लेकिन ऑफिस में मिलना नहीं है आपने किसी से। ठीक है सर। आपका काम है सिर्फ बिल्डर से मिलना, अकाउंट्स देखना, कमीशन देखना, स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान्स बनाना, ये काम है आपका ऑफिस में। आपका ये नहीं कि एक एक करके बंदों से मिल रहे हो कैबिन में बुला बुला के, ये काम नहीं है आपका, ठीक है ना, ये काम नहीं है ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। नाउ उसके बाद आता है नो और लो अवेलेबिलिटी। आपकी अवेलेबिलिटी आपका बहुत बड़ा बिजनेस स्किल करती है। नो एक्सप्लेनेशन, अच्छा बाई चांस आपके पास में एक ऑप्शन आ जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर है रेडी विद द क्वेश्चंस। हो सकता है कि आप कोई 3 लोग आपके पास आ जाए और आपसे आप पे एक लांछन लगा दे, और 3 लोग, जैसे मान लो आप एक ट्रेनिंग ले रहे हो, 40 लोगों की ट्रेनिंग है, जिसमें से 3 लड़के खड़े हो गए और 3 लड़कों ने बोला कि सर हमें पता है, हमें सर पता है कि आपको वहां से कमीशन आ गया, लेकिन आपने हमारा कमीशन फिर भी नहीं दिया। 40 लोगों में उसने 3 बंदों ने उठ के बात उठा दी, अब आप क्या करोगे? नाउ व्हाट इज योर स्टैंड? एक एक करके मुझे बताओगे। 40 लोगों का आप सेमिनार ले रहे थे, जिसमें से 3 लड़कों ने, और आपका कमीशन आया नहीं है एक्चुअल में, उसको किसी ने भड़काया है, उन तीनों को भड़काया है किसी ने, ये बात सच है कि वो कमीशन यार 3 लड़के खड़े हो गए और वो कहते हैं कि सर एक बात बताइए, आपको कमीशन आ गया लेकिन आप हमें कह रहे हैं कि कमीशन नहीं आया है, और रीजन बताइए कि आप हमारा कमीशन क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है जी। अब ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कि वो कहीं पर भी कोई भी आवाज उठा सकता है। सॉरी, मुझे ऐसे बताइए, ऐसी कंडीशन पे आप लोग क्या करेंगे, एक बार मुझे चैट में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप माइक खोल के बताना चाहे माइक खोल के बता दीजिए। सर एक बार रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन? अगर सर मैं बोलूं कि भाई जाके बिल्डर से पता कर ले आया कि नहीं आया। ओके, और ठीक है, एक रीजन ये हो गया। एक आशीष ने बोला वेयर डिड यू नो फ्रॉम, ये भी एक आंसर होता है।
कि ये बात तुम्हें कहां से पता चली? ये नेगेटिव क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि ये डरा हुआ क्वेश्चन है कि भाई आपको कहां से पता चली? हाय। और सर इसको आपके लास्ट ट्रेनिंग के हिसाब से काउंटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी हिसाब से काउंटर करिए ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। वही तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ। तो उसका इस पे मैं ये बोलूंगा, अच्छा अगर तुम्हें पता चल गया तो मतलब देयर इज समथिंग व्हिच यू डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद। नो 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 नो, लड़ाई हो जाएगी वहां पे। ओके ओके, एंड सोचो पॉजिटिव। मैं ये बता रहा हूँ, कभी भी एक्सप्लेनेशन मोड में नहीं आना टीम के आगे। अरे नहीं यार, देखो मैं बताता हूँ ना, आप देखो फोन करो ना, करो फोन, कभी नहीं करना है काम। 40 के 40 लोग छोड़ देंगे आपको उसी वक्त। 3 ये छोड़ेंगे बाद में, ये 3 लोग रुकेंगे नहीं रुकेंगे बात की बात है, 40 छोड़ जाएंगे आपको जहां पे एक्सप्लेनेशन में गए। एक चीज याद रखना, जैसे ही आपको आज मैं एक बहुत गुड फैक्टर बता रहा हूँ, आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं एक्सप्लेनेशन मोड में आ गया, वहां पर आपने 5 मिनट वेट कर लो, चुपचाप बैठे रहो, वो ज्यादा फायदा दे देगा आपको। कुछ मत बोलो, वो आपको फायदा दे देगा, बजाय आपका एक्सप्लेनेशन आपको तहस नहस कर देगा। तहस नहस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। अब कुछ मैं था, अब ये तो हो गया चुप रहना, चलो एक सोल्यूशन हो गया। आप बिल्कुल चुप रहिए, ऐसे करके उसको देखते रहिए देखते सर रहिए। अंदर से तो बेचैनी हो जाएगी, कोई क्लेम कर रहा है, अब पेमेंट आया नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी ना दूं तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो जाएगा वो। प्रकाश जी देखो, अजीब सिचुएशन तो हो गई, अब आप इसे और अजीब कर लो या और अच्छा कर लो, अजीब तो हो गई। ये तो आपके साइलेंसी को, साइलेंट रहने पे कहीं अंदर से कोई चोर ना समझ बैठे। देखो, आपके साइलेंट को 50% चोर समझेंगे, 50% नहीं तो आप 50% टीम बचा जाओगे। आपके एक्सप्लेनेशन पे 100% आपको चोर समझेंगे, ये कंफर्म बता रहा हूं मैं आपको। साइलेंट पे फिर भी 50-50 में हो जाएंगे। नहीं यार, उनका साइलेंट का मतलब ये था कि मतलब मान के चलो आप मेरे से ये बात बोलते हो, मैं ऐसे करके बोलूं और मैं ऐसे करके देखने लग जाऊं आपको ऐसे। मान के लो कोई मेरे से बात बोलता है, अभी आप में से कोई बात बोलता है, एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आप में से किसी ने ऐसे करके बोल दिया टीम में से, मुझे ही बोल दो, और कहते नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, आपने बोला था कि ये जो ट्रेनिंग है कल होगी, पर आप सो रहे थे वहां पे, हमें पता है सर आप सो रहे थे, और आपने बोला एक अर्जेंट मीटिंग कर रहे थे आप, तो सर आप मुझे बताइए कि हम आपकी ट्रेनिंग क्यों ले जब आप खुद ही झूठ बोलते हो। अब ये मान के चले ये किसी ने मेरे से अभी पूछ लिया और आप सब बैठे हुए हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं देखो मैं बोलता हूं, 1 सेकेंड पक्का, मैं अभी अपनी वाइफ को बुला रहा हूं और मैं उनसे पूछवाऊंगा कि मैं कहां था। मैं अपनी बेटी को बुलवा रहा हूं, वो घर पे थी, वो बताएंगी, ठीक है। और जिससे मैंने बात करी थी, आप जाना नहीं, जिससे मीटिंग करी थी, ये नंबर है, अभी के अभी मैं फोन मिला रहा हूं, वेट करो यहीं पर, वेट करो, ऐसे करके। ये तो वो एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। दोनों में आप खुद बताना मेरे को, ये मैं कर रहा हूं, मैं प्रूव कर रहा हूं, और मैं प्रूव कर दूंगा इस बात को कि अभी मैं फोन मिलाऊंगा। दूसरा, मैं ऐसे करके मैं बिल्कुल शांत हो जाता है, ऐसे करके मैं बोलता हूं आपसे और कुछ इसके अलावा, और मैं कह के कितनी देर का साइलेंट रखना है मुझे, 60 सेकंड का। देखो ऐसे बिल्कुल शांति मन से ऐसे, और कुछ बोलो सर बोलो। एक सेकंड, लेट मी मैं बताता हूं ऐसे, और कुछ, ठीक है। अब बाकी जो लोग हैं ना, वो मेरे फेवर में हो जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है सर आप आगे बढ़ो। मैंने और कुछ कहना है किसी को, ऐसे, ओके, सेशन आगे लिया जाएगा। इस कौन सा पावरफुल पोस्चर है सर? तो जैसे अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? आऊंगा भी मैं, पहले मैं साइलेंट बता रहा हूं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो साइलेंट आपका कहीं पावरफुल पोस्चर है, ऑलराइट, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा उन पर। एग्जैक्टली, मैं नहीं, आप सिंपल ऐसे करके 60 सेकंड शांत रहिए। किसी से पूछिए, और किसी का ये सवाल है, आंसर नहीं देना आपने, बस पूछ लो। दो और करते, सर मेरा भी यही सवाल है, मेरा भी सवाल है, और कोई है? कह रहे हैं अच्छा 4 लोगों का ये सवाल है, ठीक है। बाकी 40 लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आगे बढ़े हम लोग, 40 लोगों से आगे बढ़े, कहेगा हाँ जी आगे बढ़े, ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसको। तो वो बीच में बोल सकते हैं, मैंने आगे बढ़ा, कह रहे सर हमारे क्वेश्चन का तो आंसर दीजिए, कह रहे पहले मैं इनसे बात करूं फिर आपसे बात करूं। तो ये पोस्चर है आपका, पोस्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइलेंट पोस्चर भी आपको काम करता है। तो जब आप ऐसे लेंगे ना, तो सामने वाला एक्सप्लेनेशन तो आपको किल कर देगा दोस्त, आपकी दोस्त को। नाउ अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जैसे मैंने बोला था, मैं इसका अगर मैं होता तो क्या आंसर देता? मैं उससे ये बोलता, फॉर एग्जाम्पल, सीधा अगर किसी ने ये बात बोली होती तो मैं उससे बोलता कि भाई गिव मी, मुझे कोई 3 ऐसे रीजन दो कि ये काम मैं क्यों करूंगा। गिव मी 3 रीजन।
कोई भी मुझे 3 रीजन दे दो कि ये काम मैं क्यों करूंगा, मेरे पास कमीशन आ गया और मैं आपको नहीं दे रहा, गिव मी 3 रीजंस। अब पहला तो वो बोलेगा, सबसे कॉमन आंसर आता है, हमें क्या पता, आपके पास ही होगा कोई रीजन। मैंने कहा जब रीजन नहीं पता देन प्लीज फोकस ऑन दिस ट्रेनिंग। व्हेन यू डोंट नो द रीजन देन फोकस ऑन द ट्रेनिंग। जो मैं बता रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, उस पर फोकस रखो, ठीक है। ये होता है इस तरीके से बॉडी पोस्चर कि फोकस ऑन दिस ट्रेनिंग। अगर आपके पास रीजन नहीं है तो सीधी बात, तो उसको लगेगा अच्छा मेरे रीजन नहीं, तो फोकस कर लेते हैं यार, ठीक बात है, मेरे पास तो रीजन ही नहीं है। वो कहेगा मुझे क्या पता, वो आप जानो आपके। दूसरा बोलेगा सर आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बोलेगा सर हो सकता है आपका पैसे मारने का इरादा हो। तो खुद बोलते हुए समझ जाएगा क्या मैं स्टूपिड रीजन दे रहा हूँ कि पैसे का मारने का इरादा हो, फलाने का इरादा हो, ढिमकाने का। इसके बाद में जैसे एग्जाम्पल है, उसके बाद में मेरा क्या ऐसा हो चुका है इसलिए बता रहा हूं मैं। तो उसने कहा हो सकता है सर आपका पैसे का मारने का इरादा हो कि सब बोलते हैं कि यहाँ पे पैसे मार लिए जाते हैं। तो मैंने कहा कि एक बात बताओ कि मेरे को इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं, क्या मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं बिल्डर से मेरा पैसा आएगा तो मेरी जो टीम है उसको कभी नहीं पता चलेगा कि मैं पैसा लेके बैठा हूं। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों में से कमीशन जो मेहनत करेगा वो इंक्वायरी नहीं कर सकता जाके कि पैसे मिले नहीं मिले। तो मैं आपके लिए इसमें झूठ बोल सकता हूँ क्या? तो कुछ चीजें छुप नहीं सकती हैं। तो मैंने बोला ये नहीं कर सकते ना, तो मैंने कहा फोकस अभी भी करो, ट्रेनिंग पे फोकस करो, जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा बातों में। देन आपने कभी भी एक्सप्लेन नहीं भाई देख ये बिल लगा था, उस दिन बिल लगा था, ये लगा था, मैं करके गलती कर चुका हूँ। यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अपनी टीम को कभी एक्सप्लेन नहीं करना है। आप उसको बार बार पॉइंट पे लाओगे, कह यार ट्रेनिंग में बैठ जाओ, अरे यार तुम बिजनेस पे ध्यान लगाओ, तुम यार साइड विजिट लेके आओ, कहाँ तुम्हारा दिमाग चल रहा है, आया नहीं आया कमीशन, फोकस करो कितने पे, कितनी विजिट है तुम्हारी इस महीने, ऐसे। तो उसे आपको बैक टू एक्सप्लेनेशन की जगह आपको उसको बैक टू उसमें लेना होता है, रेडी विद द क्वेश्चन। और दूसरा ये होता है आपको बैक इज फोकस ऑन वर्क। आपको उसको बार बार फोकस वर्क पे लाना है, करे यार आप काम करो, साइड विजिट कराओ, ये चीजें होती रहेंगी या ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है नहीं इस टाइप से। नाउ सर एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन था, तो रीअश्योरेंस की भी जरूरत नहीं, हो सकता है उसका जेन्युइन कंसर्न हो एंड ही माइट बी अ गुड पर्सन टू योर कंपनी। कई बार होते हैं कुछ अच्छे लोग होते हैं, मेरा सवाल किसी की बातों में मैं तो वो अच्छे लोग कैसे हुए थे? नहीं सर, पर कई बार होता है ना कि मतलब हो सकता है कि उसकी इंटीग्रिटी आपके प्रति हो कि यू नो हमारा में सब कुछ है। कई बार होता है कि एक आध बारी कोई ना कोई किसी की बात में इन्फ्लुएंस होके बोल जाता है कुछ। बॉस अगर आपकी बात आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप इस बात को समझ पा रहे हो, आपका अपना विवेक होता है, हमारी अपनी क्षमता होती है, हम सबको सब कुछ पता होता है। Alright. अगर आपको लगता है कि आप किसी और की बातों में आके ऐसे हो सकते हो, तो आप ये मान के चलिए एक्सप्लेनेशन के बाद भी, या सीधी सी बात सुनो ना, अगर एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन के बाद तो आप उसे हर हालत में सुनो, एक्सप्लेनेशन किया और एक्सप्लेनेशन में आप सही निकले तो वो तो छोड़ के जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपने उसे मुंह पे झूठा प्रूव कर दिया, मुंह पे झूठा। और चाहे वो जितना मर्जी दुखी हो, आपने उसे मुंह पे, पहले वो दुखी था, फिर दूसरा दुख उसे इस बात का मिला कि आपने 40 लोगों के बीच में झूठा प्रूव कर दिया, तो वो तो गया ही गया, ठीक है तो ना। उसको रीअश्योरेंस देने की भी जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं, भूल के भी नहीं। रीअश्योरेंस तो बहुत बड़ी बात होगी, उसको फोकस लाओ, उसे क्या यार तू साइड विजिट पे ध्यान लगा, इन बेहुदी बातों में ध्यान मत लगा, मेरी रिक्वेस्ट है तेरे से, ठीक है, फोकस कर। कितनी विजिट है तेरी इस महीने, कितना कर रहा है तू इस महीने, करे उस पर ध्यान लगा। इतने में ही वो समझ जाएगा कि इतनी बात में, अच्छा कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात को, क्लैरिटी है सर। इतने में वो समझ जाएगा कि नहीं यार इस बंदे ने तो नहीं लिया होगा कमीशन, ठीक है ना। इतनी बात खत्म करके खत्म कर दो, उसको उखाड़ो ही मत बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तीसरा जो चीज होता है, आपकी पॉलिटिक्स तब शुरू होती है जब आपका अकाउंट्स नहीं ठीक से होता है। जैसे आपने कोई चीज मांगी, लीड का मांगा या कमीशंस का मांगा, आपके अकाउंटेंट ने गलत चेक बना दिया, या आपका अकाउंटेंट कुछ या आपका अकाउंट्स मैनेज ठीक से नहीं हो रहा है, तो भी आपके पास में बहुत पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। और अगर आप फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हो, नहीं यार ये कमीशन 5 से बढ़ा के 3 कर दिया आपने, आज ये पॉलिसी ये चेंज कर दी, आज ये पॉलिसी चेंज कर दी, तो भी आपके ये वाले पॉइंट जो है यहाँ पर ये पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। पॉलिटिक्स के बाद में आप फायर फाइटिंग में लग जाओगे, क्योंकि अगर कोई भी इंटरनल पॉलिटिक्स हमेशा होगी, लेकिन 2 तरीके की होती है। एक पॉलिटिक्स वो होती है जो आपस में, देख सर किसके साथ जा रहे हैं, ये देख देख मैं बता रहा हूँ चक्कर चल रहा है, मान जा, ये चलने दो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं तुम्हारे को। एक होता है टीम बैठ के एक दूसरे को खराब किया जा रहा है, तो वो एक बहुत नेगेटिव पॉइंट में चली जाती है बात। यहाँ पर आता है टीम नॉट लेफ्ट यू, आपको कैसे नहीं, तो एनवायरमेंट के अंदर में क्या होता है, जैसे आप होली दिवाली ये फंक्शंस वगैरह जो होते हैं, पार्टी
इसे बोलते हैं R&R, आप लोग रखते होंगे, देयर इज R&R, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। R&R होते हैं आपके। उसके बाद में कुछ क्लोजिंग पार्टीज होती हैं, क्लोजिंग पार्टीज, ठीक है जी। मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, आप ऑफिस में कुछ मॉर्निंग डांस करवाइए, करवाते हैं आप में कोई मॉर्निंग डांस? मॉर्निंग डांस हो गए ऑफिस में, पहले बोलो डीजे चलेगा, आज हम डांस करेंगे, सुबह सुबह डांस करो, पहले तेरे काम शुरू करने से पहले डांस करेंगे, ठीक है जी। कुछ भी आप रखते हैं, प्ले रखते हैं आप, कोई भी प्ले मतलब वीक में रखते हैं या गेट टुगेदर करते हैं, जो भी होता है अचीवर्स के लिए कुछ भी रखते हैं, दैट इज एनवायरमेंट है। ये आपने देखना कि आप क्या एनवायरमेंट बना सकते हैं, प्ले टाइप में कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, अगर एक तो ये एनवायरमेंट से रुकता है, दूसरा क्या होता है कि वो जो उसका अर्निंग है आपके सिस्टम की वजह से उसकी कॉन्टिन्यूस नहीं अर्निंग हो रही है, अगर वो अर्न कर रहा है तो भी वो आपको छोड़े। अगर ये एनवायरमेंट नहीं भी मिल रहा और एक बार को वो अर्न कर रहा है तो वो, अगर एनवायरमेंट और अर्निंग है तो नथिंग लाइक दैट, तो ये कभी नहीं छोड़ेगा आपको, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि आपका यहाँ पर एन अर्निंग, यानी कि आपको ये वॉच करना है कि कौन सा बंदा कमा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ, कोई भी एक पॉलिसी ये निकालना कि जिसने भी 90 डेज हो गए और 90 डेज में वो अर्न नहीं करता, 90 डेज नो अर्निंग, ठीक है ना, नॉट अलाउड इन ऑफिस। रीजन, जो भी कमाता नहीं है ना वो सबसे ज्यादा आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब करेगा। ये आपने मैसेज नहीं देना, ये आपने इंटरनली कुछ ऐसा कर देना है कि उसको अलाउ नहीं किया जाए, या उसको बोला जाए कि यार ऑफिस में स्पेस नहीं है, हमने ये कर दिया। जो भी, सबको नहीं बोलना है, जिसकी 90 डेज में सेल नहीं हुई है उसको बोल देने की बॉस ऐसे ऐसे करके बात है, हमने ये कर दिया है, जिन जिन की सेल है हम ऑफिस को ऐसे कर रहे हैं। तो आप उसको क्लियरली बता सकते हैं कि भाई ये हमने पॉलिसी अपनी बना दी है 90 डेज। क्योंकि इसके बाद में क्या होता है, या आप पहले ही बता दो कि 90 डेज के अंदर में नहीं हुआ, 90 को आप बढ़ा के 160 कर लो, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी की सेल नहीं हुई, अगर वो ऑफिस में टिकेगा, कह रहे हम उसके साथ डील क्लोज खत्म कर देते हैं। या यहां पर मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, 90 डेज अगर उसकी नो अर्निंग होती है और वो स्टिल आपके साथ करना चाहता है, तो कोई भी एक हैवी अमाउंट रख दीजिए। अमाउंट फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है 25,000 रुपीज का एनुअली, क्योंकि अब वो पे करेगा तभी उसको हमारा स्ट्रक्चर वगैरह मिलेगा। तो ये पक्का है कि कोई बहुत ही जेन्युइन आदमी आपके पास आएगा, कोई पॉलिटिक्स करने वाला नहीं आएगा, जिसका काम ये कि 90 दिन में अरे कुछ होता नहीं है, मैं तो बैठा रहता हूं, मैंने तो 10 विजिट करा ली, प्रोजेक्ट ही बकवास है, पीछे ना लाए। कौन कौन एग्री करता है इस तरीके के लोग हो जाते, क्योंकि जब उनकी होती नहीं ये करना शुरू कर देते। अरे मतलब ही नहीं बनता, 20 विजिट है, अच्छा कराई होंगी उसमें से 4, बाकी उसने करी है हेल्प, 3-4 उसके दिमाग से है, और कर देगा उसे 20 विजिट, तो करेगा क्या, आपका एनवायरनमेंट खराब करता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसा कुछ करना है। मैंने ये इसलिए रख दिया कि ऐसा बंदा भी हो सकता है इसकी सेल आने वाली हो, तो आप कहोगे भाई 25,000 रुपए हमारा रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे, ताकि मैं मान जाऊं कि तू वाकई में सीरियस है काम करने के लिए, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। 90 डेज को और बढ़ा लो, 90 को 100 कर लो, 120 कर लो, वो आपकी चॉइस है। पर ये चीज आपको जरूर करनी है इसके अंदर में, ठीक है जी, कि आपके ऑफिस में कोई दिखे नहीं, आप भी बात नहीं करोगे। हाँ, उसको कह रहे आप हमारी ईमेल लिस्ट में हो, जिस भी दिन आपका क्लाइंट हो आप मेरे पास लेके आ जाओगे। मैं क्लाइंट, अब आपको मैं तभी एंटरटेन करूंगा जब आपके साथ में क्लाइंट होगा, अदरवाइज मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगा। सिंपल रूल रख लो ना, या फिर आप रजिस्ट्रेशन दो, तब आप यहाँ पे काम कर सकते हो, मेरे साथ काम कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो। सिंपल और सीधा बोलोगे उसमें, और पहले दिन ही बोल दोगे इसको जिसको भी लाओगे, ठीक है जी। अच्छा, नाउ यह आ जाता है हमारे पास मैंडेटरी पॉइंट्स में। ये जो पॉइंट है इसको करेंगे अगले वीक। स्ट्रक्चर क्या होगा, सेशन ये बहुत लंबा चला जाएगा, कंटिन्यूस मेकिंग टीम ये 3 घंटे 3.5 घंटे खींचेगा अभी, यहाँ से खींचेगा। ये 2 घंटे का सेशन है नेट टू नेट, ठीक है जी, क्योंकि ये भी मैं जल्दी लिया था, लेकिन फिर भी ये 2 घंटे ये खींचेगा सेशन। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या होता है, लीड कॉस्ट कितने आने चाहिए, कितने बैठने चाहिए, किस दिन बैठने चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, उसके बाद में क्या ट्रेनिंग, क्या मॉड्यूल, कितना वो बिजनेस देते हैं, कितने में टूट के जाते हैं, कितना लोग रुकते हैं, कितना रिटेंशन रहता है, कितने लोगों में से क्या व्यापार आता है, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ आपकी आरओआई कितनी आती है इस सिस्टम से, और 1 करोड़ के लिए आपको कितनी टीम चाहिए होगी। 1 करोड़ रुपए अगर आपको कमाना है तो 10 लाख में आपकी कितनी टीम चाहिए होगी, कितना एड बजट होगा, क्या एड होगा आपका, और कैसे वो ऊपर मैंने बता दिया मेंटेन आप कैसे करोगे। सारी की सारी चीजें इसमें हम लोग इंक्लूड कर लेंगे।
ठीक है सर किसी दिन ऑफिस में कैसे हायरिंग करनी है, कैसे एम्प्लॉइज रखने हैं, कब रखने हैं, इस पे भी हो सकती है? ये मैंने लिया हुआ सेशन है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको फिलहाल के लिए दे देता हूँ, ये मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। तो ओके। मैंने बहुत डिटेल में लिया हुआ है, हायरिंग पे सेशन लिया हुआ, बहुत ही डिटेल में था सेशन में। मैं ढूंढ के देता हूँ आपको कि हायरिंग कैसे की जाती है, कैसे मतलब एम्प्लॉय रखा जाता है, इंसेंटिव्स कैसे होते हैं, कैसे उनको लीड दी जाती है, कैसे उनसे रिपोर्टिंग की जाती है, वो सारी चीजें। या इंट्रो में कौन कौन सी चीजें हैं उसके साथ क्लियर करने, पहले ही क्लियर करके रखें। देखिए मैं इंटरव्यू में उसकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी चेक करता हूँ, और मैं उसका एनर्जी लेवल और एंथुसियास्ट चेक करता हूँ। मेरा जो चेक करने का तरीका होता है, क्योंकि मैं बेसिकली ट्रेनर, मेरे को ट्रेनिंग देना पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है बाकी कुछ रह जाएगा तो मैं ट्रेनिंग से पूरी कर लूंगा। लेकिन आप ये गलती मत करना, आप ट्रेंड बंदा ही लेना। ओके। अगर आपको लगता है बहुत सी ट्रेनिंग से उसे नहीं कवर अप कर पाओगे, मुझे तो लगता है अगर नहीं हुआ तो मैं ट्रेनिंग से कवर अप कर लूंगा। तो सर क्या न्यू कमर्स को लेना चाहिए या जो एक्सपीरियंस्ड है इस रियल एस्टेट में उसको लेना चाहिए? यार देखो, मेरा अपना मानना पता क्या है, रियल एस्टेट में जो एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। क्योंकि अगर वो रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस होगा, हाँ जी, तो बहुत मोटे पैसे कमा रहा होगा, वो क्यों आपके साथ काम करेगा? क्योंकि रियल एस्टेट में, आप समझो मेरी बात को, एक बड़ी टर्म है मार्केट में कि भाई मैं रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस बंदा ले लेता हूँ। आपको मैं बोला, एक बंदा है जो रियल एस्टेट में 8 साल से काम कर रहा है और इंटरव्यू देने आया आपके पास में, और 8-9 साल से काम कर रहा है, और उसने रिज्यूमे में बोला मैंने 25 बुकिंग इसमें करी, 30 इसमें करी, 30 इसमें करी, और 50,000 रुपए सैलरी मांग रहा है आपसे। आप क्या करोगे? तो अगर सर नहीं रखूंगा सर। बताओगे, अब समझ गए क्यों नहीं रखोगे? बता भी दो नीरज जी को। सर क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अभी बहुत आपने खुद ही उसमें अपनी उससे पहले एक्सप्लेन कर दिया था। आफ्टर दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, इतनी सेलिंग करने के बाद अपना कर सकता था। एंड अगर नहीं भी किया तो वो 50,000 में नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली, उसको आना चाहिए कम से कम मिनिमम 2 लाख प्लस इंसेंटिव, वो मांगने के उसमें आना चाहिए। एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो, दो चीजें हैं। अगर तो वो इतना एक्सपीरियंस है, सवाल ये आ जाता है कि रियल एस्टेट के अंदर में कोई कंपनी बनानी, वो उसे सेल ही तो करना है, तो क्या वो बिल्डर के ऑफिस में ही तो बैठ के सेल कर सकता है और कमीशन खा सकता है? अगर वो इतना ही सेलू है, इतनी सेल कर रहा है, तो देखो बाकी फील्ड में अलग है, बाकी फील्ड में आपको ऑफिस चाहिए, जैसे अमेजन है, इन केमिस्ट शॉप में आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, दवाइयां खरीदनी है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए। अगर उसने इतनी सेल करी हुई है, तो बिल्डर तो उसे कह ही रहा मेरे ऑफिस में बैठ के कर ले, तू भी डीलर बन जा। एक 25,000 रुपए का रेरा रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो अगर वो, इसका मतलब है या तो वो झूठा है, या वो जॉब चेंज कर रहा है, या वो इतना कैपेबल नहीं है, ठीक है, या फिर वो किसी सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट था सेल का। अदरवाइज वो सेल का पूरा स्ट्रक्चर होता नहीं करता। तो आप ये मान के चलिए, जब भी आप हायर करेंगे, नया बंदा ही हायर होना चाहिए, उसे थोड़ा ट्रेनिंग दे देना, अच्छा ले लेना, सेल्स का ले लेना, एमआर ले लेना, नेटवर्क मार्केटिंग से ले लेना, और किसी जो हाई सेल्स होते हैं, इंश्योरेंस में सेल्स मैनेजर्स होते हैं, उनको ले लेना। लेकिन आप रियल एस्टेट के बंदों को जरा अवॉइड ही कर लेना, खासकर अगर कोई सेल्स की पोजीशन पे आप रखना चाहते हो। टेलीकॉलर वगैरह चलेंगी, टेलीकॉलर अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो फायदा देंगे, लेकिन लड़का अगर आपका सेल्स का रियल एस्टेट का है, तो वो बेवकूफ होगा। अगर वो आपके पास एक्सपीरियंस्ड होगा, तो वो एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट एम्प्लॉय नाम की कोई चीज नहीं दुनिया में। सर एक चीज, पार्टनरशिप के ऊपर क्या बोलते हो सर? इसमें पार्टनरशिप, अगर दो लोग हैं, एक न्यू प्रॉपर्टी का डील कर ले रहा है और एक रेंटल रीसेल की पूरी टीम हैंडल कर रहा है, तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हो सर? मतलब कैसे कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, कैसा? मैं अभी राजेश जी आपकी बात ही नहीं समझा हूं सर। समझो दो पार्टनर है, एक सिर्फ न्यू डीलिंग के लिए देख रहा है और एक रेंट रीसेल का साइड बाय साइड मतलब टीम हैंडल कर रहा है, तो ये पार्टनरशिप चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, कैसे चलाए? ये आपको क्यों चलाने को, दोनों पार्टनर आपस में चलाने की कह रहे हो? जी 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 जी, मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर, या उसके लिए अलग से अपना खुद से इंडिविजुअल एक टीम खड़ा कर दो, या पार्टनरशिप में जाना चाहिए? यार मैं राजेश जी सच बताऊं, मैं आपका सवाल नहीं समझा हूं। सर मैं बोलूं क्या पूछ रहे हैं ये? नहीं, आप चलो आप एक बार बोलो, लेकिन कंफ्यूजन और ही बढ़ जाएगी। बात पूछिए बात। मेरे को जो मुझे समझ आया, सॉरी इंटरप्ट कर दिया। मेरे हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि दो अलग बंदे हैं, एक सिर्फ रीसेल देखता है और एक फ्रेश बुकिंग देखता है। कह रहे हैं कि ये दो बंदे एज अ पार्टनर आके कर सकते हैं। राजेश जी यही पूछ रहे हो आप? जी 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 जी। नहीं, दोनों कहाँ आके कर सकते हैं सर? मतलब कैन दे बिकम पार्टनर्स? मैं अलग कर रहा हूँ, मैं रीसेल में कर रहा हूँ, और लेट्स से आप फ्रेश, तो उसे पार्टनर बनाने की जरूरत क्यों आ रही है इनको?
ये शायद राजेश जी अपने पर्सनल खुद का पूछ रहे हैं राजेश कि जी, he wants to do it. इन्हें पार्टनर बनाने की जरूरत क्या है यार? ये वो अपना कर रहा है, वो अपना कर रहा है, बढ़िया कर तो रहे हैं, क्यों पार्टनर बनना चाह रहे हैं? जो न्यू डीलिंग में से डील होती नहीं है वो रीसेल में चले जाते हैं कस्टमर, और वो रीसेल अच्छा से संभाल रहा है तो उसी लोकेशन में। यार देखो, मेरा मानना तो ये है, इसको पार्टनरशिप में ना रखे ना, हमें पता है क्या करना चाहिए, हमें डील बनानी चाहिए। इसे बोला जाता है कंपनी टू कंपनी एग्रीमेंट। कंपनी टू कंपनी एग्रीमेंट होता है, मेरी कंपनी है तुम्हारी कंपनी, मैं कंपनी टू कंपनी एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि भाई ये बंदा मैं तुम्हें दूंगा, या तो इस पर बंदे पे तुम मुझे पैसे दे दोगे कि 10,000 पे बंदा दे दोगे या 5,000 पे बंदा दे दो, बाकी तुम इसका जो मर्जी करो, या इसमें से जो भी सेल हो जाएगी इसकी सेल की ट्रैकिंग का मुझे दे दोगे कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, रीसेल में कराओगे उसका मुझे तुम कितना दे दोगे। पार्टनरशिप में तो ये हो गया कि उधर का भी जो काम होगा उसका 50-50 मिलेगा, इधर जो काम होगा उसका भी 50-50 मिलेगा। ये एक बड़ा ही अजीब आइडिया है ये, क्योंकि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती ना उस पर हम डाउट करना शुरू कर देते हैं। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है आपका एक दिन उस पर डाउट आना शुरू हो जाएगा। तो या तो आपके कंट्रोल में दोनों चीजें रखोगे तो आप पार्टनरशिप, तो मेरे को जो आपने जितनी मेरी समझ से बात आई आपने, ये चीज नहीं चलेगी। आप कंपनी टू कंपनी एग्रीमेंट कर लो ना कि भाई मैं तुम्हें दूंगा, ये तुम मेरे को दे देना, तेरी अपनी, तू मुझे जो देगा मैं तेरे को दे दूंगा। अब मैं तेरे को ज्यादा दे रहा हूं, मैं तेरे से ज्यादा ले जाऊंगा, तू मुझे ज्यादा देगा, मैं तू मुझसे ज्यादा ले जाएगा। सिंपल फंडा है, वो भी एक तरह की पार्टनरशिप ही कहलाती है, कंपनी टू कंपनी एग्रीमेंट जो होता है। ओके सर, ओके। यहाँ पर सर गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, मलिक बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पर ऐसा होता है जो राजेश जी ने पूछा है तो सेम मेरे साथ भी ये होता है। तो जैसे जो न्यू प्रॉपर्टी जो नहीं लेते हैं क्लाइंट, वो रीसेल में जाते हैं, तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जिस फील्ड में वहाँ पर रियल एस्टेट के एजेंट्स है तो उनको मैं कोऑर्डिनेट करा देता हूँ उनके साथ, तो वो साइड बाय साइड कमीशन हो जाता है। एक डील मैंने ऐसे किया था, क्लाइंट मेरा था तो क्लाइंट से मैंने लिया, और जिसने रीसेल करवाया था एजेंट ने, उसने उससे ले लिया ऑनर से रीसेल केस में। वो तो फिर कंपनी टू कंपनी हो गया ना अगेन आपसे, तो आप उससे चार्ज कर लेते होंगे अपना। जी, मैं क्लाइंट से और वो ऑनर से। हाँ तो ठीक है, इसके अंदर ये तो फिर इसमें पार्टनरशिप थोड़ी हुई है आपकी। पार्टनरशिप तो ये हुआ कि इसके अलावा भी आप कर रहे हो, उसका भी पैसा आप भिजवा रहे हो, और वो भी उसके अलावा जो रीसेल कर रहा है आपको भिजवा रहा है, ये हुई ना। नहीं सर, इसमें एक लुकआउट ये भी होता है, हम सीधे बोलते हैं आपका ऑनर है, आपको 2% दे, 1% दे, ये आपका लुकआउट है। मेरा क्लाइंट है, वो मुझको 2% दे, 1% दे, ये मेरा लुकआउट है। हाँ तो कंपनी तो कंपनी एग्रीमेंट हुआ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही करना चाहिए। Okay guys, now time to leave the session. एक क्वेश्चन और है। कल है ना, जैसे मेरे हमारे काफी घर के रिलेशन है, वो लड़की है, वो टाटा में काम करती है, ठीक है। मैं ये चाह रहा था कि जैसे उसको मतलब कि सिस्टम उसका CRM वगैरह जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू, मतलब कि उसको बोलूं कि भाई लीड जनरेशन तुम कर, और सारा उसका विजिट वगैरह का मैं देख लूंगा। अच्छा है, बढ़िया आइडिया। हाँ जी, बढ़िया, ठीक है सर। हाँ, वो मतलब कि उसको अगर मैं सैलरी बेस पे रखूं या मैं उसको वो मतलब कि वर्क फ्रॉम होम ही करेगी जैसे, तो ठीक रहेगा, या उसको फील्ड में आप उसका ना तासीर, टेम्परेचर आप उसको पता करो कि वो क्या माइंडसेट की लड़की है। ऐसा है, लोगों में पता क्या होता है, लोग बोलते हैं अपने आप को जरूर है कि मुझे पैसा चाहिए, बिजनेस। जब आप उनसे डील करने लगोगे ना, बिजनेस करने का मतलब ये होता है कि एक जिगरा चाहिए होता है पहले पैसे लूज करने का जी, वो उन पे होता नहीं है। तो पहले आप वो तासीर चेक कर लो कि भैया तुम्हारा क्या माइंडसेट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब ये भी उछाल मार रहे हो कि नहीं मैं भी अपना काम करूंगी, आई एम इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनूंगी। बाद में पता चलता है कि वो जॉब माइंडसेट है तो जॉब माइंडसेट सर उसका, तो फिर जॉब ही में रखो, फिर जाने की माइंडसेट जॉब है, तो बाद में तंगी होना है आपको। सर एक और चीज पूछनी थी मुझे, थोड़ा अनएथिकल है। बताइए। मुंबई में प्रचलन है VDNV डेटा सेल का। हाँ, मतलब प्रोजेक्ट विजिट किया हुआ, बुक ना किया हुआ। अच्छा, तो वैसे डेटा बड़ी बड़ी CRM कंपनी है जो निकाल के दे देती है, वो अनएथिकल। ओके, मतलब किसी साइट पे, फॉर एग्जांपल किसी साइट पे विजिट किया हुआ। मैंने आपको एक चीज बताई है, कभी भी आप कहीं पर भी कोई भी व्यापार करते हैं, देयर इज नो एथिकल एंड नथिंग नॉन एथिकल। सिर्फ एक चीज होती है यहाँ पे, लीगल और इलीगल। आप अगर उससे, जिसने उससे निकाला वो उसने इलीगल है, आपका उससे लेना आप पता कर लो लीगल है इलीगल है, आपका लीगल है तो ले लो, कोई दिक्कत मेरा तो पैसे पे दे रहा है मुझे डेटा। नहीं, या तो आपने निकाला वो अंदर से हैक करके, तो ये इलीगल है। किसी ने हैक करा, वो हैकर से आप बाय कर रहे हो, ये लीगल है।
तो हैकर नहीं है, चोर लोग ही हैं सर। बड़ी बड़ी सीआरएम कंपनी सब डेटा निकलवा देती है। तो बस, तो फिर आप तो उनसे ले रहे हो ना। हाँ, मैं देखिए, उनसे ले रहा हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, आप अपने व्यापार को ना देखो, आप एथिकल अनएथिकल की कोई परिभाषा नहीं है। कोई चीज आपके लिए चार विवाह करना यहाँ पर आप करोगे, आपको गिल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप कुवैत वगैरह में जाओगे तो वहां वैसे कर लेते, 2-2 3-3 रखी हुई है। तो आपके लिए यहाँ अनएथिकल है। आप अभी किसी के साथ, आप घर पे बैठे हो वाइफ के साथ, और बाहर किसी के साथ आप चाय पी लो, रात को किसी के साथ घूमने निकल जाओ, आपको गिल्ट आने लग जाएगा। वहां शादी करके बैठे हो तो देयर इज नो टर्म। यहाँ नॉन एथिकल है, वो बुरा लगेगा। वहां एथिकल है, वहां शाम को कहेगा अच्छी ठीक है भाई, वहां तो चलता है। तो कहने का मेरा रीजन ये है कि एथिकल नॉन एथिकल बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है, आपकी ज्योग्राफिक पे डिपेंड करता है। लेकिन लीगल सर, और मेरा सवाल एथिकल अनएथिकल से नहीं है। मेरा सवाल ये कि वो डेटा 6 मंथ के अंदर की वैलिड डेटा हो तो उस पर काम करना बहुत अच्छा डेटा होता है वो, ठीक है ना, अच्छा डेटा होता है। चाहे पुराना डेटा भी हो, पर अच्छा डेटा होता है। हाँ सर, प्रोजेक्ट विजिट वाला ही डेटा है सर। अच्छा डेटा होता है। ठीक है सर, बस इतना ही सवाल था। ओके, पर मैंने आपने छूटते बोला ना अनएथिकल, तो उससे होगा कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा क्लियर करना था। हाँ जी सर, शाम का सेशन टॉपिक क्या है आज का? शाम का सेशन का अभी इससे कोई डिसाइड किया नहीं है मैंने। मतलब सर थोड़ा सा आइडिया दे दोगे तो इजी होता है। मैंने अभी तो कोई डिसाइड किया नहीं, बिल्कुल। सर वीडियो मिल जाएगी जो आप बोल रहे थे कि कैसे हायरिंग वगैरह, कैसे एम्प्लॉय रखना, क्या कुछ? मैंने ना भी जो वीडियो अपलोडेड है ना, अपलोड की गई है। एक्चुअली अपलोड टाइम ले रहा है क्योंकि मेरी जो लड़की अपलोड कर रही है उसकी अपलोड की स्पीड कम है। ओके। उसके यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम में तो एक वीडियो 3-3 4-4 घंटे ले रहे हैं अपलोड होने में उसके पास में। ओके, वो 30 नवंबर की भी नहीं है ये सर? हो चुकी अपलोड। मैं आपको यही लिंक दे देता हूँ 30 नवंबर। ओके, जैसे मैंने YouTube का दिया है ना, वो वहां पर अपलोड हो रही है, अभी YouTube का दे देता हूँ। ठीक है सर। सर जी सर, पिछले सेशन का पेंडिंग रह गया, इसका भी पेंडिंग रह गया, ये नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू होगा? हाँ, नेक्स्ट सेशन में होगा। सर एक चीज और कह रहा था मैं जी, जैसे सर दिल्ली एनसीआर से जितने भी हैं, क्या हम एक मतलब कि कभी किसी आपके ही प्लेस पे, फार्म हाउस पे या किसी पे भी एक गेट टुगेदर रख सकते हैं ताकि फेस टू फेस थोड़ा इंटरेक्शन हो पाए अपना? लेवल 3? हाँ जी, हाँ जी, लेवल 3। मेरा ऑफिस यूज कर लो, पूरा मीटिंग रूम करा लेता हूँ उसके। हाँ, तो एक बार सर एक बार है ना मुलाकात हो जाती है सर, फेस टू फेस थोड़ा इंटरेक्शन। चलो एक काम करते हैं ना जी। ये तो इंटरेक्शन खैर आप दिल्ली एनसीआर वालों का होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। हमारा नहीं सर, मुंबई से आ जाऊंगा मैं। अब मैं नहीं, मुझे पता है कि मुझे पता है यहाँ लोग आएंगे, तो सभी के लिए रख लेते हैं ना, वाइड एनसीआर। ठीक है सर, मैं वो तो बिल्कुल, वो तो बेस्ट रहेगा सर। मतलब कि मैं ये सोच रहा था मुंबई से अगर आप आएंगे तो, अगर वो रेडी हैं तो उससे तो अच्छी क्या बात होगी सर। सर क्या? सर मैंने सुना नहीं था। कोई गेट टुगेदर करने कह रहे थे, मिलने को। अरे सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो लीड्स रहती हैं तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे नहीं दिखाता हूँ, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ बिल्डर के लिए। तो मेरा फ्रेंड है वो भी करता है, तो वो कहता है जो तेरे पास डाटा रहता है तो तू मुझे शेयर कर दिया अगर। मैं वो 4-5 प्रोजेक्ट करता है, तो बोलता है मैं तेरा जो क्लाइंट है वो खाली नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे मैं उसको डाटा दे सकता हूँ अपना या नहीं दे सकता हूँ? नहीं, आप अपना फनल बनाइए और उस डेटा को फनल में अपडेट रखिए, फनल में उसको अगले प्रोजेक्ट के लिए अपडेट रखिए। ओके, ठीक है ना? ठीक है। नहीं देना, आप फनल में रखिए, क्योंकि वो क्लाइंट हो सकता है आपको 1 साल बाद सेल दे देगा, 2 साल। आप अपने ईमेल के फनल पे रखिए। आप सुबह अपने उसको अपलोड कर दीजिए, एक ईमेल मार्केटिंग में आप उसे रोज एक ईमेल कर दीजिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वो आपका क्लाइंट आपके ही पास मैच्योर हो जाएगा। किसी और के पास मैच्योर होने की जरूरत है ही नहीं। ओके। अच्छा सर, मेरे पास एक इम्तिहान की घड़ी आ गई है। बताइए सर। आपके लेवल 3 के एक स्टूडेंट हैं लक्ष्मीकांत जी, he had joined me for the last 10 days back। तो मैं अभी अपने लेवल से उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। रियल एस्टेट में जो ग्रिप है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इज डिवोटी गाय। और अभी हम लोगों ने डोमेन होस्टिंग वगैरह सब परचेज कर लिया, लेकिन मैंने रोक दिया कि till 31st तक रोक दो, क्योंकि इंक्वायरी थोड़ा कम है, सब हॉलीडे मूड में आ गया हुआ कस्टमर। तो फर्स्ट से प्रमोट कर रहे हैं, तो थोड़ा मुझे
वो भी पूछना चाह रहे थे, पता नहीं क्यों झिझक रहे हैं वो। ये लक्ष्मीकांत सिंह है क्या? ऐसा प्रकाश जी? एग्जाम देना चाहता हूँ कि जहाँ पे जी ये लक्ष्मीकांत सिंह है क्या? नहीं, लक्ष्मीकांत सावंत लक्ष्मीकांत बोलिए तो सही, क्या नाम है आपका पूरा नाम? आई थिंक सावंत नाम है पूरा। ओके, हाँ बताइए क्या इशू है? हाँ, तो मैं कभी भी फर्स्ट अपने किसी के आपके स्टूडेंट को फेलियर नहीं होने देना चाह रहा हूँ। चाह रहा हूँ कि वो बंदा भी डिवोटी भी है और मैं अपने ढंग से उसको कम से कम 50 लाख का बिजनेस कराऊं। तो पहले गूगल एडवर्ड्स से करना शुरू होगा क्या कि लीड जनरेशन का? दोबारा बोलिए, आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा सॉरी। लीड जनरेशन के लिए मैं उनको एडवर्ड्स के थ्रू पहले प्रमोट करूं कि इसके मतलब फेसबुक पर करूं, क्रिएट कराऊं? आप उनको सबसे पहले ना तो फेसबुक से कराइए आप, ना उनको गूगल से कराइए। आप सबसे पहले उनको उनकी लिस्ट में से एक बार गो थ्रू कराइए, उनके नोन लोगों में। उससे थोड़ा वो मज जाएंगे, थोड़ा वैल्यू समझ में। वो आउट ऑफ इंडिया थे इसलिए यहाँ पे ज्यादा नेटवर्क है नहीं, वो दुबई में थे पहले, कुवैत समथिंग। तो फिर अगर आप फ्रॉम होटल इंडस्ट्री, तो फिर एक बार उनसे उनका बजट ले लीजिए कि वो कितना अपना बजट एक्सपेंस लगा सकते हैं लीड जनरेशन पे। और ले लिया है 25 to 30 मैक्सिमम, 15 to 30 के बीच में जा सकते हो। 15 to 30 पर मंथ। 15 to 30 पर मंथ, 100 ठीक है। तो 90 डेज का हॉरिजन लेके आप कर सकते हैं। आप सबसे पहले यूट्यूब के थ्रू जाइएगा, यूट्यूब ऐड बनाइएगा, नॉट गूगल। यूट्यूब एंड फेसबुक पे बंदा अग्रेसिव है सर। यूट्यूब के और थ्रू किसी भी बिल्डर के यहाँ मेरी अप्रोच ऐसी है कि बस पहुंच जाए ना, तो शायद डायरेक्ट भी भेज देवे ना, मैं फोन कर दूं तो वो भी चल जा सकता है। हाँ, तो आप यूट्यूब के थ्रू जाइए। सब अब 80% अभी आप दोनों चला लीजिए, यूट्यूब फेसबुक, जिसमें से अच्छी लीड्स आ रही हो उसको आप फिर 80-20 पे ले लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके गाइस, नाउ टाइम टू लीव दिस सेशन। बताइए सर, गेट टुगेदर का बताइए सर। लास्ट क्वेश्चन। गेट टुगेदर मैं बताता हूँ बिल्कुल प्लानिंग, क्योंकि गेट टुगेदर में हमारा गोवा पेंडिंग है। और आपकी बात से मेरे पास सारी कोटेशन आई हुई थी, 15 फरवरी के आसपास की सारी डेट्स आई हुई है मेरे पास। ऑलमोस्ट हम दिसंबर में बैठे हुए हैं। तो भैया तो सर गोवा तो चलो, जो नहीं अगर नहीं जाना हो पाएगा सर, तो उसके उसमें फिर हम एनसीआर में मिलेंगे, क्योंकि पहले कलेक्टिवली मिल लेते हैं। जो पहुंच जाएगा, जो नहीं पहुंचेगा फिर एनसीआर में तो हम बैठे गेट टुगेदर कर लेंगे, क्योंकि वो ठीक नहीं होता। अगर L3 का एक गेट टुगेदर करे तो वहीं पर मिलते हैं सबसे पहले। सर ओके, फरवरी में गोवा मत करिएगा किसी भी हाल में। अप्रैल के पहले आप कोई भी प्लान मत करिए। दिसंबर आप लोगों ने स्किप किया है, मैं वेट ही कर रहा था। आप अप्रैल के पहले मत करिए। नहीं, दिसंबर मैंने स्किप नहीं किया। वो दिसंबर जो मेरे पास कोटेशन आई, दिसंबर में डेट ही नहीं थी जब हमने डिसाइड किया। सर किसी भी कारण से स्किप हुआ, अप्रैल के पहले कोई गोवा का प्लान मत बनाइएगा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ये कोरोना के चक्कर में? नहीं सर, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ फोन करके रीजन क्या है, लेकिन अच्छा। प्लीज अप्रैल के पहले मत करिएगा। बहुत गुड रीजन है इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि बाकी लोगों का भी उस समय मार्च का आ जाएगा, मार्च एंड रहेगा, फिर अप्रैल सबसे इजी रहेगा, थोड़ा स्मूथ रहता है। 3-4 दिन तो निकाला जा सकता है, ज्यादा दिन के लिए 4 डेज निकालने हमने। फरवरी मत करिएगा, और जो डेट आप बता रहे हो वो बहुत ही घातक डेट है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ठीक है, चलो तो प्लीज, हाँ प्लीज बोल रहा हूँ। ठीक है, एक बार उस बात करेंगे। आई थिंक मार्च में होली है, होली साथ में सेलिब्रेट कर लेते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होली फिर फैमिली को लेके आना पड़ेगा, वो भी एक अच्छी चीज है, कोई बुरी बात नहीं है। सर हम लोग सब फैमिली मेंबर है, अमित कुमार फैमिली। हाँ, नहीं सर, वो फैमिली मतलब घर वाले भी होली साथ मनाने की कहते हैं ना, वो बोलेंगे। फैमिली तो है ही सर यहाँ पे। ओके, तो गाइस नाउ यस भैया, कल आपका कॉल मिस हो गया था, आपसे बाद में कॉल करूं टेलीग्राम पे? बिल्कुल ऐसा कर लो सर। जो लिंक दिया है उस पर मिल जाएंगे क्या वीडियो सारी, जो भी आपने लिंक शेयर की, जो लिंक शेयर किया आपने? मैंने कौन सा लिंक? नहीं, मैंने तो आज का पीडीएफ शेयर किया है। ओके सर, आपने 1 करोड़ नहीं, आप बोल रहे थे ना जो पुरानी वीडियोस है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। सर आज का नहीं है, आज का नहीं है सर। हायरिंग के लिए बोल रहे हैं, ये हायरिंग के वीडियो के लिए बोल रहे हैं सर। नहीं, हायरिंग का तो मैं समझ गया। ये जो पीडीएफ दिया है, ये आज का नहीं है पीडीएफ। नहीं सर, जो भेजा आपने वो 1 करोड़ वाला भेज दिया, जो अपना गलत नहीं बन गया था पिछली बार का। नहीं, दोनों एक ही तो है, उसे अपडेट कर दिया था ना मैंने।
नहीं नहीं सर, बराबर है। हाँ सर, वही है, आज का ही है, अपडेटेड है ना? आज का ही है सर, आज का। हाँ अपडेटेड। सर मैंने ना आपको अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया है और मेरी तबीयत खराब है सर। मैं क्या आज का लिंक मिल जाएगा सर? ठीक है, ये तो मैं अभी देता हूँ क्योंकि क्लाउड पे जा रहा है ये। 3 दिन तक वैलिड, 3 दिन तक। सर प्लीज फरवरी में कोई प्लान मत रखिएगा प्लीज। ठीक है, ओके सर। देंगे क्या लिंक प्रोवाइड करेंगे? हाँ मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा सेशन के एंड के बाद में, निकाल के देना पड़ेगा मुझे। ओके, सो गाइस नाउ टाइम टू लीव दिस सेशन। और सेशन को छोड़ने से पहले जो आपकी आज की लर्निंग है, व्हाट इज योर टुडे लर्निंग? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट इज योर टुडे लर्निंग? प्लीज एवरीबॉडी टाइप योर टुडे लर्निंग। आज की जो आपकी लर्निंग थी, जो आपका की टेक अवे था, जो आपने की उठाया, क्योंकि हर एक आदमी का अलग अलग होता है, तो व्हाट इज योर की टेक अवे, वो टाइप करिए। ओके, तो प्रतीश का इंटीग्रिटी, अच्छा इंटीग्रिटी बहुतों का, नेवर गिव एक्सप्लेनेशन। ओके, I got fulfilled by your experience to handle team. Okay, when is predictable, we don't fear. Exactly. Avoid internal politics, alignments of thought. Do not entertain walk-ins. Absolutely. Staff handle. How to handle team. Okay, guys. Take care. Bye bye. Type in the comment box. Bye. थैंक यू सो मच सर। मेरा चल ही नहीं रहा समाओ, आई कैन नॉट टाइप, कभी बार बार बोलना पड़ रहा है। थैंक यू। कोई बात नहीं। ओके। आज शाम वाली मीटिंग कितने बजे होती है बॉस? 8 से 8:30। लिंक किस पे आता है उसका? लिंक तो एक ही है, वो रिलेशन करके है, जो आई थिंक वो पॉपअप करके भी रखा है सबने, तो रियलसन करके है, वो सेम लिंक रहता है हर बार के लिए। L3 वालों में तो नहीं आता ना लिंक? ये L3 वाले जो ग्रुप है, अच्छा ठीक है जी, ठीक, थैंक यू। आज ओनली हाफ एन आवर की होती है।